नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जल्दी से जुड़ जाएं दोस्तों। एक बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं 360 डिग्री सीरीज, जिसके अंदर अपन कंबाइंड सारे के सारे जो सिस्टम होते हैं उनसे क्वेश्चन डील करेंगे, हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन डील करेंगे। तो बिना किसी देरी के गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर। शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सेशन की। आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है द थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इज लोकेटेड, यानी अपनी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जिसको आप क्या बोलोगे, ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिसको बोलोगे दोस्तों थर्मो रेगुलेटरी। थर्मो का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर से, और टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला सेंटर कहाँ अवेलेबल होगा। पहला ऑप्शन आपसे बोल रहा है हाइपोथैलेमस, दूसरा ऑप्शन आपसे बोल रहा है सेरिब्रम सॉरी, तीसरा बोल रहा है पिट्यूटरी, और लास्ट चौथा ऑप्शन बोल रहा है मेडुला। कमेंट करना जल्दी से दोस्तों, क्या जवाब रहना है। थर्मो रेगुलेटरी सेंटर यानी अपनी बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला सेंटर कौन सा रहने वाला है, जल्दी से बताइएगा। बॉडी का टेम्परेचर कौन रेगुलेट करेगा, बहुत बढ़िया डियर, मैक्सिमम बच्चों का ए आंसर आ रहा है। चलिएगा, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर कौन सा होता है, तो इसके अंदर दो प्रकार की चीजें अगर थर्मो रेगुलेटरी में बात करें तो एक तो होता है थर्मोलाइसिस और एक होता है थर्मोजीनेसिस। दो प्रोसेस देखने को मिलती है, कौन कौन सी दोस्तों, थर्मोजीनेसिस, एक होता है थर्मोलाइसिस। क्या होता है थर्मोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है कि बॉडी के टेम्परेचर को खत्म करना, बॉडी के टेम्परेचर को कम करना। बॉडी के टेम्परेचर को कम करना या खत्म करना कहलाता है थर्मोलाइसिस, और बॉडी के टेम्परेचर का प्रोडक्शन करना, क्या करना दोस्तों, प्रोडक्शन। याद रखना, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा डियर। अगर बात करें कि बॉडी का टेम्परेचर का प्रोडक्शन कहां से होता है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो जवाब देना पोस्टीरियर साइड से। कहां से होगा, पोस्टीरियर साइड से, पोस्टीरियर साइड से। और वहीं पर थर्मोलाइसिस यानी हीट का जो लॉस होता है वो किस साइड से होता है, तो हमेशा होता है एंटीरियर साइड से। कहां से होता है दोस्तों, एंटीरियर साइड। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी भी आपकी हीट का लॉस होता है तो स्वेटिंग देखने को मिलती है एंटीरियर पार्ट में, और हीट का प्रोडक्शन कहां से होता है, पोस्टीरियर साइड से। और थर्मो रेगुलेटरी सेंटर किसको बोलोगे डियर, हाइपोथैलेमस को। किसको बोलोगे, हाइपोथैलेमस इज ए थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। क्या बोलोगे इसको, थर्मो को, यानी बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। दूसरा ऑप्शन लिखा है सेरिब्रम। सेरिब्रम आपके ब्रेन का एक पार्ट है जो जाकर के क्या करवाता है, बॉडी के कोऑर्डिनेशन को, यानी बॉडी के मूवमेंट को कोऑर्डिनेशन में बदलता है, मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन को बना के रखता है, मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन को बनाने का। जैसे कि मैं लिख रहा हूं तो मेरे लिखने के दौरान मेरे पैन जो हिल रहा है या लिख रहे हैं या हाथ के अंदर किसी भी प्रकार का मूवमेंट हो रहा है, ये सारी की सारी बॉडी का जो बैलेंस बना के रखता है ना, वो कौन रखता है दोस्तों, सेरिब्रम रखता है। तीसरा लिखा हुआ है दोस्तों पिट्यूटरी। पिट्यूटरी क्या करती है आपके, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, हार्मोन का रिलीज करती है। एंटीरियर और पोस्टीरियर दो पार्ट होते हैं पिट्यूटरी के। लास्ट में लिखा है मेडुला। तो मेडुला क्या है, तो मेडुला ओब्लांगेटा है। इसके अंदर क्वेश्चन बनता है कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले वाइटल ऑर्गन सेंटर कहां अवेलेबल होता है, वाइटल ऑर्गन सेंटर का मतलब हार्ट का सेंटर पूछ ले या रेस्पिरेटरी सेंटर पूछ ले, तो ये सारे के सारे वाइटल ऑर्गन सेंटर कहां अवेलेबल होते हैं डियर, तो याद रखिएगा मेडुला ओब्लांगेटा में। लिख लेना अगर नोटबुक खुली हो तो, वाइटल ऑर्गन सेंटर, यानी किसी भी वाइटल ऑर्गन को मूवमेंट करवाना या उनके फंक्शन को मेंटेन करने का काम कौन करवाता है, मेडुला। और थर्मो रेगुलेटरी का या बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन का काम कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस करवाता है। कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस। चलेगा, वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है आज के सेशन का, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है द साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। किसके पूछे हैं साइन आपसे दोस्तों, सीवियर डिहाइड्रेशन के साइन पूछे अमंग द इन्फेंट। किसके अंदर पूछे हैं, इन्फेंट, यानी 1 साल से छोटे बच्चे के अंदर आपको सीवियर डिहाइड्रेशन के साइन पूछ लिए। किसके पूछ लिए, सीवियर डिहाइड्रेशन के साइन पूछ लिए, यानी मरीज में क्या आपको साइन देखने को मिलेगा। पहला क्या बोल रहा है, ड्राउजीनेस, डिप्रेस फंटेनल्स एंड डिक्रीज स्किन टर्गर देखने को मिलेगी। दूसरा आपसे बोल रहा है एंजाइटी, इंक्रीज स्किन टर्गर देखने को मिलेगी। तीसरा आपको बोल रहे हैं कि ड्राउजीनेस होगी, बल्जिंग फंटेनल्स होगा और डिक्रीज स्किन टर्गर होगी। और लास्ट ऑप्शन आपसे क्या बोल रहा है डियर, एक्सेसिव क्राइंग, यानी बच्चा जोर जोर से रोने लग जाएगा और उसको क्या लगेगी, एक्सेसिव थ्रस्ट, बोले तो प्यास लगेगी। कमेंट फास्ट डियर, 2 वर्ड पे फोकस करना है। एग्जामिनर ने क्या बोला, एक तो इन्फेंट पे, यानी बच्चे की एज कितने से कम है, 1 साल से छोटा कोई बच्चा है, और जिसके अंदर आपको क्या पूछा है, सीवियर डिहाइड्रेशन, बोले तो बॉडी के अंदर फ्लूइड का लॉस हो गया, और जब फ्लूइड का लॉस होगा तो क्या देखने को मिलेगा,
अब बात आ गई, कहीं बीच में वर्ड देखने को मिल रहा है दोस्तों आपको, यहां पर भी फंटेनल्स देखने को मिल रहा है, यहां पर भी फंटेनल्स देखने को मिल रहा है। तो पहली बात तो ये फंटेनल्स होते क्या है, तो जो आपके जो स्कल बोन होती है, स्कल बोन के बीच में पाया जाता है गैप, और गैप को क्या बोलते हो, फंटेनल्स। स्कल बोन के जो सूचर्स होते हैं, स्कल बोन बनी होती है, उनके सूचर्स के बीच में पाए जाने वाले गैप को क्या बोलोगे डियर, फंटेनल्स। दो फंटेनल्स मेनली देखने को मिलते हैं, एक तो एंटीरियर फंटेनल्स, एक होता है पोस्टीरियर फंटेनल्स। याद रखिएगा कितने फंटेनल्स देखने को मिलते हैं, नंबर ऑफ फंटेनल्स तो होते हैं 6, लेकिन मेनली अपन असेस कर पाते हैं दो को, कौन कौन से, एक तो होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर फंटेनल्स। इन दो को ही अपन क्या कर पाते हैं, असेस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। अब एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है कि एंटीरियर फंटेनल्स क्लोज कब होता है, यानी ये ओसिफाइड कब होगा, ये बंद कब हो जाएगा, ये हड्डियां जुड़ कब जाएगी। पहली बात तो ये फंटेनल्स होते क्यों हैं कि क्योंकि जब हेवी मैटरनल पेल्विक से बच्चा गुजर के बाहर आता है तो अपनी बोन के बीच में एडजस्टमेंट की कैपेसिटी होती है, इस कारण क्या होते हैं, ये फंटेनल्स होते हैं और बोन एडजस्ट करती है, यानी अपना जो डायामीटर ब्रेन का स्कल बोन का ज्यादा होता है वो कम हो जाता है और बच्चा इजीली बाहर निकल पाता है, और उसके बाद ये क्या हो जाती है, चिपक जाती है, बोले तो ओसिफाइड हो जाती है। एंटीरियर फंटेनल्स पे क्वेश्चन बनता है, ये होता कैसा है, तो डायमंड शेप होता है। कैसा होता है दोस्तों, याद रखना, डायमंड शेप देखने को मिलेगा, और ये आपका 12 से 18 महीने पे क्लोज होगा। याद रखिएगा कितने महीने पे क्लोज हो रहा है, 12 से 18 महीने, यानी 1 से 1.5 साल में ये क्लोज हो रहा है। वहीं पर अगर दूसरा फंटेनल्स क्या पूछ रहे हैं, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर वाला कैसा होता है, तो ट्राइंगुलर शेप, ट्राइंगुलर शेप का देखने को मिलता है, बोले तो कैसा, 3 लाइन इस प्रकार का, जैसे कि आपका त्रिभुज बनता है ऐसा देखने को मिलता है। एंटीरियर फंटेनल्स होता है डायमंड शेप में। कैसा होता है, डायमंड शेप में। क्वेश्चन पूछा जाता है पोस्टीरियर फंटेनल्स क्लोज कब होगा, तो ये होगा दोस्तों 6 to 8 वीक। याद रखना क्वेश्चन यहीं पे घूम रहा है। एंटीरियर फंटेनल्स तो हो रहा है 12 से 18 महीने पे, और जो पोस्टीरियर फंटेनल्स है वो 6 से 8 वीक पे। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, अपने बोल रहा है इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब बच्चे की एज 1 साल से कम है। 1 साल से कम है तो जरूरी नहीं कि ये वाला ओपन हो या नहीं हो, लेकिन ये कंफर्म है कि ये वाला फंटेनल्स बोले तो एंटीरियर फंटेनल्स अभी क्लोज नहीं हुआ। क्लोज नहीं होगा तो इसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, और चेंजेस 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक तो होता है बल्जिंग और एक होता है सनकेन। बल्जिंग का मतलब होता है फंटेनल्स ऊपर की तरफ उभरना, बाहर की तरफ निकलना, और सनकेन का मतलब होता है अंदर की तरफ दबा रहना। तो अपने क्या हो रहा है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है, बोले तो फ्लूइड का लॉस हो रहा है। जब फ्लूइड का लॉस हो रहा है तो बॉडी के अंदर जो ब्रेन के पार्ट के अंदर भी क्या हो रहा है, फ्लूइड का लॉस होगा, तो ये फंटेनल्स नीचे की तरफ दब जाएगा, चिपक जाएगा। क्या बोलोगे उसको, सनकेन फंटेनल्स। क्या बोलोगे डियर, सनकेन बोल दो या डिप्रेस फंटेनल्स बोल देंगे। पहला क्या बोल रहा है ऑप्शन, ड्राउजीनेस, यानी व्यक्ति क्या, बच्चा क्या रहेगा, थका मारा सा रहेगा। जी हाँ, जब फ्लूइड लॉस हो गया तो थका मारा सा रहेगा। दूसरा बोल रहा है डिप्रेस फंटेनल्स। जी हाँ, जब फ्लूइड लॉस हो चुका है तो फंटेनल्स क्या हो चुका है, नीचे की तरफ चिपक चुका है, डिप्रेस रहेगा। एंड क्या बोल रहा है, डिक्रीज स्किन टर्गर। स्किन टर्गर का मतलब होता है जो स्किन की इलास्टिसिटी होती है ना, वो कम हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा किसी भी डिहाइड्रेशन वाले व्यक्ति के अंदर या ओल्ड एज पर्सन के अंदर स्किन टर्गर कम हो जाती है, यानी जब आप मेरी चमड़ी को ऊपर की तरफ खींच के छोड़ोगे तो वो कुछ सेकंड में अपनी जगह पर रिवर्ट बैक हो जाती है। लेकिन डिहाइड्रेशन वाले और ओल्ड एज पर्सन के अंदर ये क्या हो जाती है, स्किन टर्गर कम हो जाती है, धीरे धीरे नीचे जाती है। यानी पहला ऑप्शन तो वैसे तो सही लग रहा है, लेकिन हमेशा चारों ऑप्शन को पढ़िएगा डियर। दूसरा क्या बोल रहा है, बच्चे में एंजाइटी होगी, तो एंजाइटी नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि जब फ्लूइड लॉस हुआ तो बॉडी डल हो चुकी है, बच्चा हाइपोवोलीमिया में जा चुका है, शोक वाली कंडीशन आने वाली है, इसके दौरान एंजाइटी यानी तनाव वाली स्थिति नहीं रहेगी। दूसरा बोल रहा है इंक्रीज स्किन टर्गर, स्किन टर्गर बढ़ेगी नहीं, हाइपरवोलीमिया अगर होता तो स्किन टर्गर बढ़ जाती। पहला दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है ड्राउजीनेस, हाँ ड्राउजीनेस होगी दोस्तों। आगे बोल रहा है बल्जिंग फंटेनल्स, यानी आपका फंटेनल्स ऊपर की तरफ उभरा हुआ दिख रहा है, जी नहीं देखने को मिलेगा। या तो हाइपरवोलीमिया होता है या इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता तो बल्जिंग फंटेनल्स होता। यहीं पर बात गलत हो गई। लास्ट बोल रहा है एक्सेसिव क्राइंग, बच्चा जब हाइपोवोलीमिया में है, बॉडी उसकी डल हो चुकी है, तो रोने की जितनी इसके पास एनर्जी नहीं है, तो ना ये जोर जोर से रो सकता है। लास्ट ऑप्शन भी गलत। राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ए राइट आंसर जाएगा। ड्राउजीनेस, डिक्रीज स्किन टर्गर और डिप्रेस फंटेनल्स। अगर यहां डिप्रेस की जगह दोस्तों मैं सनकेन लिख देता तो भी राइट आंसर यही रहता। याद रखिएगा
क्या लिख सकते थे यहाँ पर? सनकेन फंटेनल्स। सनकेन फंटेनल्स का मतलब भी होता है नीचे की तरफ दबा हुआ, याद रखिएगा। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का राइट आंसर था, राइट आंसर जाएगा ए। इसी प्रकार से क्वेश्चनों को एलिमिनेट करते जाना, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द साइन ऑफ शोक। दिए गए ऑप्शनों में से साइन पूछे किसके? शोक के। शोक नाम की एक बीमारी होती है जिसके साइन पूछे। पहला ऑप्शन आपसे बोल रहा है लिथार्जी एंड स्लो पल्स रेट। दूसरा आपसे बोल रहा है कोल्ड क्लामी स्किन एंड अनकॉन्शियस एंड रैपिड पल्स रेट। तीसरा आपसे बोल रहा है रैपिड पल्स रेट एंड अनकॉन्शियस। लास्ट ऑप्शन आपसे बोल रहा है दोस्तों स्वेटिंग एंड फॉरगेटफुलनेस। कमेंट कीजिएगा क्या जवाब रहेगा। कुलदीप जी वापस से अपना कमेंट कीजिएगा, मैं पढ़ नहीं पाया था। आपने लिखा है कि 14 नंबर की क्लास के अनुसार आपके कोई क्वेरी है, तो मैं पढ़ नहीं पाया था। वापस से या तो कमेंट कीजिएगा या वीडियो ऑन एंड होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उस क्वेरी को सॉल्व आउट करवा दिया जाएगा। क्या क्वेरी थी, अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो देख लेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है शोक के बारे में, तो सबसे पहले शोक होता है क्या है, तो कमेंट कीजिएगा डियर जल्दी से। शोक के बारे में पूछा है। शोक का मतलब होता है आपके हार्ट का, बॉडी के टिश्यू को परफ्यूजन का कम हो जाना। कितने से कम हो जाना? मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड से। मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड से अगर आपके टिश्यू का क्या कम हो रहा है? एमएमडी कम हो रहा है। किसका दोस्तों? टिश्यू का। याद रखिएगा, मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड यानी जितनी टिश्यू की डिमांड होती है, अगर उससे क्या हो जाए? कम, परफ्यूजन कम हो जाए। परफ्यूजन का मतलब क्या होता है? ब्लड की सप्लाई। जब आपके टिश्यू को पहुंचने वाली सप्लाई कम हो गई तो मरीज में डेफिनेशन कहलाएगी शॉक। और शॉक वाले मरीज के अंदर याद रखिएगा, जब ब्लड की सप्लाई कम हो गई तो मरीज का शरीर क्या पड़ जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। कमेंट कीजिएगा क्या जवाब रहने वाला है। बी आंसर दे रहे हैं मैक्सिमम बच्चे। पहला ऑप्शन बोल रहा है लिथार्जी। लिथार्जी हो जाएगा, सही बात है। स्लो पल्स रेट, स्लो नहीं देखने को मिलेगी। जब आपका टिश्यू का परफ्यूजन कम हो जाएगा तो बॉडी कंपनसेट करेगी और मरीज में देखने को मिलेगा टेकीकार्डिया। मरीज में क्या देखने को मिलेगा? टेकीकार्डिया। स्लो नहीं होगी, एक बार फास्ट होगी दोस्तों। अगर फिर वो रिकंपनसेट नहीं कर पाती है तो फिर स्लो हो जाएगी, लेकिन एक बार बॉडी कोशिश करेगी कि अपने हार्ट के मूवमेंट को बढ़ा दे, पल्स रेट को बढ़ा दे, ताकि कुछ कारणों से परफ्यूजन बढ़ जाए। पहला तो गलत है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कोल्ड क्लामी स्किन, यानी शरीर ठंडा पड़ रहा है। जी हाँ, परफ्यूजन कम हो गया। अपनी बॉडी के पार्ट का गर्म होने का कारण होता है ब्लड सप्लाई का प्रॉपर होना, और जब ब्लड सप्लाई खत्म हो गई तो शरीर क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। सही बात है। मरीज अनकॉन्शियस। जी हाँ, अगर परफ्यूजन अगर रिकन्वर्ट नहीं हुआ, वापस से परफ्यूजन वापस से नहीं बढ़ाया तो मरीज में अनकॉन्शियसनेस देखने को मिलेगी। लास्ट में लिखा हुआ है रैपिड पल्स रेट। रैपिड पल्स रेट का मतलब क्या हो गया दोस्तों? टेकीकार्डिया। जी हाँ, इस प्रकार के सिम्टम देखने को मिलते हैं शोक वाले मरीज में। लेकिन आगे का ऑप्शन देखते हैं, कहीं बेस्ट आंसर ना मिल जाए। आगे का ऑप्शन बोल रहा है रैपिड पल्स रेट। जी हाँ, सही बात है। और कॉन्शियसनेस, ये भी चीज देखने को मिलती है। सी आंसर भी सही है। लास्ट ऑप्शन है स्वेटिंग देखने को मिलेगी और फॉरगेटफुलनेस देखने को मिलेगा। तो इस पर्सन के अंदर आपको स्वेटिंग नहीं देखने को मिलेगी और ना ही फॉरगेटफुलनेस तो देखने को मिलेगी। बोले तो मरीज जब शौक में जाएगा तो अपनी याददाश्त को उतना प्रॉपर नहीं रख पाता, लेकिन मरीज में स्वेटिंग नहीं होगी। डी आंसर गलत हो गया। अब डियर ध्यान से देखना, सी और बी दोनों आंसर राइट है। सी भी बोल रहा है रैपिड पल्स रेट और अनकॉन्शियस, लेकिन सी के कंपैरिजन में बी आंसर और ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ है कोल्ड क्लामी स्किन। याद रखिएगा, तो आंसर राइट क्या जाने वाला है? बी। बी इज राइट आंसर। इसीलिए बोलता हूं कि चारों ऑप्शन को पढ़ो, जो बेस्ट आंसर हो वो जवाब देकर के आना। राइट आंसर क्या जाएगा? बी। जब कभी भी आपको शौक वाला पेशेंट दिखे तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या रहता है? ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। फर्स्ट प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या करोगे उसका दोस्तों? ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। यानी मरीज के अंदर क्या हो जाता है? कुछ कारण से रिवर्ट हार्ट के पास वापस से क्या नहीं होता है दोस्तों? वीनस रिटर्न नहीं होता। वीनस रिटर्न का मतलब आपकी बॉडी को जो परफ्यूजन ब्लड हुआ है वो वापस से हार्ट तक नहीं आता है, और हार्ट पंप नहीं करेगा तो वापस आगे सप्लाई नहीं होगी। इसके लिए मरीज का क्या कर दो? हेड को डाउन कर दो, लेग को ऊपर करो। हेड को डाउन करके लेग को ऊपर करो ताकि वीनस रिटर्न बढ़ जाए, और वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो एक बार की बॉडी क्या करेगी? कंपनसेट करेगी। याद रखिएगा दोस्तों, शौक वाले पेशेंट के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी मैनेजमेंट ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन जाती है। कहीं पर भी कुछ भी हो जाए क्या दोगे? ये पोजीशन देंगे। बाकी स्पेशल प्रकार का जो भी शौक होगा उसका ट्रीटमेंट होगा। चलेगा। वेरी गुड, राइट आंसर जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीएनए वायरस। दिए गए ऑप्शनों में से डीएनए वायरस कौन सा होगा। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा हुआ है और कमेंट करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा है। जब तक कमेंट नहीं करोगे, खुद को कॉन्फिडेंट नहीं करोगे। जी हाँ, हेड डाउन कर देंगे, लेग को अप साइड में कर देंगे। कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो लगभग 45 डिग्री का एंगल बनता है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कौन सा रहेगा डीएनए वायरस। क्वेश्चन के अंदर यहां फोकस कर लेना, आपसे पूछा है डीएनए वायरस। मैक्सिमम बच्चों का ए आंसर आ रहा है, बोले तो हिपेटाइटिस बी। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। सारे के सारे हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस ए और हिपेटाइटिस डी, ये तीनों के तीनों क्या है दोस्तों, आरएनए वायरस है। ये तीनों के तीनों क्या है, आपके आरएनए वायरस। एकमात्र हिपेटाइटिस कौन सा है, हिपेटाइटिस बी है, जो डीएनए वायरस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर के ऊपर क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर पे क्वेश्चन बनता है कि हिपेटाइटिस बी की कितनी रिस्क होती है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, जवाब देकर के आना दोस्तों। 32, 22, 30 इन पर 100 कितनों के अंदर देखने को मिलता है। 20 से 30 मरीज इसके क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं पर 100 मरीजों में। अगर 100 पेशेंटों का एक्सपोजर हो गया हिपेटाइटिस बी वाले मरीजों में, तो उनके अंदर 20 से 30 मरीजों के अंदर ये देखने को मिलेगा। वहीं पर बात करें हिपेटाइटिस सी के अंदर क्या कंडीशन रहती है, तो इसके अंदर रहता है 3 to 5 in 100, यानी 3 से 5 मरीजों में रिस्क होती है अगर 100 पेशेंट से एक्सपोजर हुआ। यह कहलाती है ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशनल का मतलब आप जब अपना काम कर रहे हो, अपनी ड्यूटी कर रहे हो, ड्यूटी के दौरान इनका एक्सपोजर होने का टाइम पीरियड पूछा है। तो याद रखिएगा हिपेटाइटिस बी का कितना है, हिपेटाइटिस बी का सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। हिपेटाइटिस बी और सी दोनों क्या है, तो ये ब्लड के द्वारा ट्रांसमिट होती है। किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। हिपेटाइटिस ए किससे होती है, तो ये आपकी फीको ओरल रूट से होती है। कॉमन फाइंडिंग है, ज्यादा डेंजरस नहीं होगी। हिपेटाइटिस डी है जो बी का ही सब टाइप है। जब बी क्रोनिक कंडीशन में जाएगा तो उस मरीज में क्या देखने को मिलेगा, डी। याद रखिएगा दोनों पोस्ट एक्सपोजर। जी हाँ, अगर पूछ ले ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद सबसे ज्यादा कौन सी रिस्क होती है, तो हिपेटाइटिस सी पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल। और सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा कौन सा फैलता है मैक्सिमम, तो हिपेटाइटिस बी। वेरी गुड। हेल्थ वर्कर के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, हिपेटाइटिस बी। वहीं पर बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाएगा, तो बच्चों में जाएगा हिपेटाइटिस ए। बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा देखने को मिलेगा, याद रखिएगा किसके अंदर दोस्तों, चाइल्ड के अंदर, तो हिपेटाइटिस ए। और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर यानी ड्यूटी टाइम में किसके अंदर सबसे ज्यादा रिस्क, तो हिपेटाइटिस बी की होती है। और हिपेटाइटिस बी की रिस्क भी किसमें सबसे ज्यादा, तो लेबोरेटरी वर्कर में। याद रखिएगा किसके अंदर सबसे ज्यादा होती है, तो लेबोरेटरी वर्कर के अंदर। क्योंकि अपने को तो जब पता चल जाता है कि इसको हिपेटाइटिस बी है या नहीं है, लेकिन जब अपन सैंपल लेबोरेटरी में भेजते हैं तो उनको ये पता नहीं रहता ये पॉजिटिव है नेगेटिव। और सबसे ज्यादा एक्सपोजर के चांस होते हैं लेबोरेटरी वर्कर के अंदर। याद रखिएगा डीएनए कौन सा होगा, हिपेटाइटिस बी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से पढ़िएगा। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज्यादा डेंजरस होता है हिपेटाइटिस ई। सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान, बाकी नॉर्मल नहीं होता है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच पोजीशन, कौन सी पोजीशन के बारे में पूछा है, टू बी प्रोवाइडेड द पेशेंट वाइल परफॉर्मिंग माउथ केयर। किसी भी मरीज की कौन सी केयर कर रहे हो, माउथ की केयर कर रहे हो, मरीज को कौन सी पोजीशन दोगे। पेशेंट आपका अनकॉन्शियस है, मरीज आपका अनकॉन्शियस बोले तो बेहोश है। ध्यान से जवाब दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहने वाला है दोस्तों। पेशेंट आपका अनकॉन्शियस बोले तो बेहोश वाली स्थिति में, और आप उसको केयर दे रहे हो माउथ की, बोले तो उसके माउथ को क्लीन कर रहे हो, कौन सी पोजीशन दोगे। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। क्या जवाब रहेगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों के बी आंसर आ रहे हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है फॉलस पोजीशन, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है साइड लाइंग, तीसरा बोल रहा है नी चेस्ट, और लास्ट ऑप्शन बोल रहा है सुपाइन पोजीशन। लास्ट ऑप्शन बोल रहा है सुपाइन पोजीशन। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, जोड़ दीजिएगा। मैक्सिमम बच्चों को बहुत शानदार सेशन चलने वाला है अभी। साइड लाइन पोजीशन, पहला क्या बोल रहा है, फॉलस पोजीशन, यानी मरीज को क्या कर दो, 90 डिग्री पे बिठा दो। कितने डिग्री पे बिठा दो दोस्तों, 90 डिग्री पे बिठा दो। अब अगर किसी भी अनकॉन्शियस पेशेंट को पहले तो बिठाओगे कैसे, और कैसे तैसे ही अगर बिठा करके उसके माउथ को क्लीन करने की कोशिश की, तो वो क्या कर जाएगा, एस्पिरेट कर जाएगा, यानी उस चीज को निगल जाएगा, और वो जाकर के क्या कर देगी, मरीज में डेथ का कारण भी बन सकती है। मरीज एस्पिरेट कर लेगा, फॉलस पोजीशन नहीं देते हैं।
अगर पेशेंट क्या होता आपका कॉन्शियस होता तो फोलस पोजीशन बोले तो उसको बिठा करके क्या दे देते, उसको माउथ गार्गल करवा देते। नेक्स्ट बोल रहा है साइड लाइन, जी हाँ, साइड में मरीज को करके आप उसका माउथ क्लीन कर सकते हो। नेक्स्ट बोल रहा है नी चेस्ट पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन यानी इस प्रकार की पोजीशन दे रहे हो। इस प्रकार की पोजीशन अनकॉन्शियस पेशेंट को क्यों देना है, जब न तो इसका कोई बेनिफिट है और ना ये पॉसिबल है कि मरीज को इस प्रकार की क्या दे सकते हो आप, ना ही इस प्रकार की पोजीशन आप किसी भी पेशेंट या अनकॉन्शियस मरीज को दे सकते हो, कोई यूज नहीं होगा। अगर आपको रेक्टल एग्जामिनेशन करना हो, सिग्मोइडस्कोपी करनी हो तो आप रेक्टम का कोई यूज हो तो इस प्रकार की पोजीशन देनी वरना नी चेस्ट पोजीशन कभी भी नहीं देनी अनकॉन्शियस। सुपाइन यानी मरीज को सीधा लेटा दिया। सुपाइन का मतलब क्या हो गया, मरीज आपका लेटा हुआ है और इस लेटे लेटे मरीज का माउथ गार्गल कर रहे हो, माउथ को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हो, मरीज एस्पिरेट कर जाएगा और मर जाएगा। सुपाइन पोजीशन कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेगी अनकॉन्शियस में, और कॉन्शियस के अंदर भी अगर आप अपना माउथ गार्गल करने की कोशिश करो तो भी बैठ के करना दोस्तों, सोते सोते मर जाओगे। राइट आंसर जाएगा बी। राइट आंसर क्या जाएगा, बी। बोले तो साइड लाइन यानी साइड में मरीज को लेटा दो और उसका माउथ क्लीन करो ताकि जो भी जो कंटेन होगा वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, वो भी क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, मरीज में एस्पिरेशन की रिस्क नहीं होगी। साइड लाइन पोजीशन राइट आंसर जाएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी चीज रहने वाली है। बाकी क्या होगा, ये अगर नी चेस्ट पोजीशन किसके अंदर दोगे तो या तो टॉफ वाले मरीज में दे सकते हो, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट वाले में। क्यों दे सकते हो, ताकि उसके हार्ट के ऊपर बढ़ने वाले वर्कलोड को कम करो, या फिर किसी भी प्रकार का रेक्टल एग्जामिनेशन करना है तो दे सकते हो। हाई फोलर या फोलस पोजीशन कब देनी है, तब या तो मरीज कॉन्शियस हो, अपनी जिंदगी को जी रहा है, व्हाट्सएप को चला रहा है तो दे दीजिए, या मरीज आपका एपिस्टेक्सिस का है तो आपको फोलस पोजीशन देनी है। एनजी ट्यूब मरीज को लगानी है तो फोलस पोजीशन देनी है। क्लियर है। या मरीज को किसके अंदर डिफिकल्टी आ रही है, ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी आ रही है तो भी फोलस पोजीशन दे सकते हैं। सुपाइन पोजीशन किसके लिए दोगे, एब्डोमिनल असेसमेंट के लिए या नींद लेने के लिए देते हैं। राइट आंसर क्या जाने वाला है दोस्तों, राइट आंसर जाएगा बी। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू, किसके बारे में पूछ रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट। किसकी रिक्वायरमेंट पूछी है, कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर द नॉर्मलिंग कंट्रीब्यूशन वाया कार्बोहाइड्रेट। यानी एक बंदे को कैलोरी की डिमांड के लिए कौन सी चीज का यूज कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का यूज कर रहा है। और कार्बोहाइड्रेट आपको कितनी एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। एक व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी ले सकता है, जवाब दीजिएगा सर, जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्या रहने वाला है आंसर। क्वेश्चन पहला ऑप्शन बोल रहा है आपसे 40 to 50% ऑफ टोटल रिक्वायरमेंट। दूसरा बोल रहा है 50 to 70% ऑफ टोटल रिक्वायरमेंट। तीसरा बोल रहा है 80 to 90% ऑफ टोटल रिक्वायरमेंट। और लास्ट क्या ऑप्शन है दोस्तों, लास्ट बोल रहा है 90 to 100% टोटल रिक्वायरमेंट। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, क्या जवाब रहेगा। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का करेक्ट आंसर आ रहा है। कार्बोहाइड्रेट से कितनी होती है दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट से होती है आपकी 50 to 70%। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट से कितनी होगी, 50 to 70%। वहीं पर एग्जामिनर आपको और क्या पूछ सकता है, प्रोटीन के बारे में। अगर आपको पूछे प्रोटीन से कितनी होगी तो जवाब दीजिएगा 7 to 15%। 7 से 15% किससे होती है आपकी, क्या पूछना है राजू विगो में, कंपटीशन कोर्स को ज्वाइन करना है, कौन सा खरीदें। जो आपको जिस बैच की तैयारी करनी है वो कोर्स परचेज कीजिए, सारे कोर्स अवेलेबल है। अगर पूछे प्रोटीन के बारे में तो 7 से 15%। और नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर फैट से कितनी रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट होती है, तो 10 से 20%। 10 से 20% एनर्जी आपसे किसको मिलती है, फैट के द्वारा। प्रोटीन से कितनी मिलती है, 7 से 15%। और कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है, 50 से 70% एनर्जी मिलती है। याद रखिएगा दोस्तों, वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ हैंड वॉशिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैंड वॉशिंग का क्या पर्पज रहने वाला है। किसका पर्पज पूछा है दोस्तों, हैंड वॉशिंग का पर्पज पूछा है, क्या रहेगा। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है टू प्रोवाइड कंफर्ट, मरीज को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए हैंड वॉशिंग करते हैं। दूसरा बोल रहा है टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, यानी अपने के अंदर से मरीज में और मरीज से अपने को इन्फेक्शन ना मिले, इसको रोकने के लिए हैंड वॉशिंग करते हैं। तीसरा बोल रहा है टू हैव
एस्थेटिक फीलिंग, कौन सी फीलिंग के लिए कर रहे हो? एस्थेटिक फीलिंग यानी अच्छा फील करने के लिए हैंड वॉशिंग करते हो। हाथ धो लिए, इसका मतलब अपन अच्छे हैं। और लास्ट में बोल रहा है टू प्रमोट द सर्कुलेशन ऑफ हैंड, हाथों के अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपर से हो जाए, इसके लिए हैंड वॉशिंग करते हो। जल्दी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों, क्या कमेंट रहने वाला है, क्या जवाब रहने वाला है? कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, क्या जवाब रहेगा? हैंड वॉशिंग क्यों करते हो? वहीं पर बात करते हैं हैंड वॉशिंग पे। तो क्वेश्चन एक भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जब हैंड वॉशिंग पे क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हैंड वॉशिंग कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है मेडिकल, एक कौन सी होती है दोस्तों? सर्जिकल। एक हैंड वॉशिंग होती है मेडिकल और एक होती है सर्जिकल। मेडिकल हैंड वॉशिंग कब करते हो? जब आपको नॉन विजिबल यानी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हाथों के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है और आपको हैंड वॉशिंग करनी है। यानी मान लीजिए आप आपके पास कोई पेशेंट आया, पेशेंट का क्या चेक किया? ब्लड प्रेशर चेक किया, तो आपके हाथों के अंदर कोई स्पेशल इन्फेक्शन वगैरह नहीं हुआ, आप नॉर्मली मेडिकल हैंड वॉशिंग करना चाहते हो, तो ये कितने टाइम की होती है? पहला क्वेश्चन तो ये होती है दोस्तों 2 से 3 मिनट के लिए। मेडिकल हैंड वॉशिंग कितने टाइम के लिए करोगे? 2 से 3 मिनट के लिए करेंगे। कितने टाइम के लिए? 2 से 3 मिनट के लिए चलेगा। फिर इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसके अंदर वाटर का फ्लो क्या होना चाहिए। मेडिकल हैंड वॉशिंग में वाटर का फ्लो पूछा जाता है, याद रख लेना। एल्बो टू रिस्ट, क्या रहेगा? एल्बो टू रिस्ट। एल्बो टू रिस्ट आपका वाटर का फ्लो रहेगा। यानी ऊपर से पानी किस तरह आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। यानी जो नॉर्मल हैंड वॉशिंग करते हो ना आप घर के अंदर, वो रहती है एल्बो टू रिस्ट, उसी प्रकार से मेडिकल हैंड वॉशिंग रहेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है सर्जिकल हैंड वॉशिंग कितने टाइम की होती है? तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग होती है 5 मिनट की। कितने मिनट की होगी डियर? 5 मिनट की। और इसके अंदर क्या करोगे? किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर से पहले सर्जिकल हैंड वॉशिंग की जाती है। और वाटर का फ्लो क्या रहेगा? रिस्ट टू एल्बो। क्या रहेगा? रिस्ट टू एल्बो। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर जब आप हैंड वॉशिंग करोगे तो आपका पानी किस तरह जाना चाहिए? रिस्ट से एल्बो की तरफ, यानी ऊपर से नीचे की तरफ पानी जाएगा। याद रखिएगा, इसके अंदर वाटर का फ्लो क्या रहेगा? रिस्ट टू एल्बो, पानी ऊपर की तरफ जाएगा। याद रखिएगा, ये 5 मिनट की होती है और आपकी मेडिकल हैंड वॉशिंग 2 से 3 मिनट की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी भी ओटी का प्रोसीजर कर रहे हो, ओटी के अंदर हैंड वॉशिंग या स्क्रब कितने टाइम का होता है? तो 10 मिनट का। कितने टाइम का होता है? 10 मिनट का स्क्रब होता है ओटी के अंदर। और जब ओटी के अंदर हैंड वॉशिंग करते हो तो हाथों को क्लीन करने के दौरान बीटाडीन काम में ली जाती है। याद रखिएगा डियर, क्या काम में लोगे? बीटाडीन। जी हाँ, बीटाडीन, वही जो आप सोच रहे हो आपकी पोविडोन आयोडीन। तो पोविडोन आयोडीन का सॉल्यूशन काम में लिया जाता है कब? ओटी की प्रोसीजर से पहले आप जब हैंड वॉशिंग करते हो। कितने मिनट की होगी ये? 10 मिनट की, 5 मिनट की, 2 से 3 मिनट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हैंड वॉशिंग के दौरान कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होती है? तो फ्रिक्शन, बोले तो घर्षण होना जरूरी है। जब भी हैंड वॉशिंग करो ना तो हैंड वॉशिंग के अंदर 20 से लेकर के 30 सेकंड क्या होना चाहिए दोस्तों? फ्रिक्शन। 20 से 30 सेकंड क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन। याद रखिएगा, फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। जब आप क्या कर रहे हो? सोप को काम में ले रहे हो, अपने हाथों को मूवमेंट करा रहे हो, तो ये 20 से 30 सेकंड होना जरूरी है। क्लियर है? और अगर पूछ ले आपको नॉन विजिबल के लिए कौन सी, तो आप जो सैनिटाइजर वगैरह काम में ले रहे हो वो नॉन विजिबल के लिए। एक किसी भी प्रकार के सैनिटाइजर को कितने टाइम के लिए? तो सैनिटाइजर के अंदर भी उसको हैंड को रब करना पड़ता है 20 से 30 सेकंड। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। अभी बहुत ज्यादा कोविड में आपने सैनिटाइजर काम में लिया और सैनिटाइजर के अंदर भी फ्रिक्शन कितने टाइम का? 20 से 30 मिनट। यानी किसी भी प्रकार की हैंड वॉशिंग करो आपको फ्रिक्शन जरूरी है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली। अब बात आती है कि हैंड वॉशिंग के अंदर स्टेप कैसे याद करें। स्टेप याद करने की ट्रिक ये रहेगी दोस्तों, क्या रहेगी? जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, ट्रिक अच्छी लगी या नहीं? सुमन के, क्या ट्रिक है हैंड वॉशिंग के स्टेप को याद करने के लिए दोस्तों? सुमन के, यानी हैंड, जो आपके हैंड होते हैं उनको पहले क्या करो? सीधे रख करके क्या करना है? फ्रिक्शन करना है। उसके बाद हाथों को उल्टा करो, उसके बाद ये जो मुट्ठी होती है उसके अंदर फ्रिक्शन कीजिएगा। उसके बाद क्या रहेगा? उसके बाद रहेगा आर्म पर, और उसके बाद क्या रहेगा? नेल को कीजिए, और लास्ट में कलाई। लास्ट में क्या रहेगी? कलाई। तो ये ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, सुमन के क्या है, ये स्टेप काम में लिए जाते हैं।
हैंड वॉशिंग किस लिए काम में ले रहे हो? ताकि क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर पाओ। क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हैंड वॉशिंग काम में ली जाती है। और किसी भी प्रोसीजर के दौरान या किसी भी बीमारी के अंदर बेस्ट डिसइंफेक्टेंट पूछ ले या फर्स्ट प्रायोरिटी डिसइंफेक्टेंट, यानी किसी भी बीमारी को फैलने के लिए क्या करें, तो बेस्ट आंसर जाता है हैंड वॉशिंग। किसी भी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करना है दोस्तों? हैंड वॉशिंग करनी है। जब तक हैंड वॉशिंग का ऑप्शन हो, यह सबसे बेस्ट है। राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? राइट आंसर जाएगा बी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है आपके लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब पुट कीजिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ ए पर्सन है जो ऑब्जेक्ट इम्प्लांटेड, एक कोई व्यक्ति है जिसकी क्या हो चुका है, कोई ऑब्जेक्ट इम्प्लांट हो चुका है। कहां पर? इन हिज हैंड, उसके हाथ में। द फर्स्ट एडर मस्ट, फर्स्ट एडर क्या करेगा? किसी भी व्यक्ति के हाथ के अंदर कोई ऑब्जेक्ट इंप्लांट हो चुका है, यानी कोई चीज हाथ के अंदर इंप्लांट हो गई है। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले पहला ऑप्शन बोल रहा है ओनली ब्रेक द ऑब्जेक्ट इफ इट इज ए हाइंडर द ट्रांसपोर्टेशन, यानी आप उस ऑब्जेक्ट को वहां तक तोड़ दीजिए जहां तक वो आपको दिखना बंद नहीं हो। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि उस ऑब्जेक्ट को वहां तक तोड़ दीजिए जहां तक वो आपको दिखना बंद नहीं हो। दूसरा बोल रहा है ब्रेक द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर इट विजिबल, जहां तक दिख रहा है उसको तोड़ दीजिएगा। तीसरा बोल रहा है इमोबिलाइज द ऑब्जेक्ट स्ट्राइल, यानी स्ट्राइल ड्रेसिंग के साथ उसको क्या कर दो, उस हैंड को इमोबिलाइज कर दो। लास्ट में बोल रहा है ट्राई टू रिमूव ऑब्जेक्ट पुलिंग इट, उसको खींच करके बाहर निकालने की कोशिश करो। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, क्या जवाब रहने वाला है इस क्वेश्चन का? किसी भी व्यक्ति के हाथ के अंदर कोई ऑब्जेक्ट क्या हो चुका है? इंप्लांट हो चुका है। कोई ऑब्जेक्ट क्या हो चुका है? इंप्लांट हो चुका है। क्या करोगे आप? वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का सी आंसर आ रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, जब कभी भी फॉरेन पार्टिकल की बात आ जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट के इंप्लांटेशन की बात आ जाए, हमेशा क्या करना है, उस पार्ट को इमोबिलाइज कर दो। इमोबिलाइज करने का बेनिफिट क्या होता है? वो फर्दर इंजरी को प्रिवेंट कर देगा। वो क्या कर देगा? फर्दर इंजरी को प्रिवेंट करेगा। किसको प्रिवेंट करेगा? फर्दर इंजरी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मेरे हाथ के अंदर कोई वायर फंसा हुआ है, तो आप अगर उसको निकालने की कोशिश करो, अगर वो नहीं निकला तो इंजरी पहुंचाएगा, अगर वो अंदर टूट गया तो और ज्यादा मुसीबत करेगा। उससे अच्छा क्या कर दो, मेरे हाथ को इमोबिलाइज कर दो और फिर हॉस्पिटल चले जाओ। यानी वो फर्दर इंजरी को प्रिवेंट करता है। इमोबिलाइजेशन फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, याद रखिएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन बोल रहा है ओनली ब्रेक द ऑब्जेक्ट, यानी उसको तोड़ दो। तोड़ना नहीं है दोस्तों, निकालना पड़ेगा अगर कोई ऑब्जेक्ट चला गया है तो। दूसरा बोल रहा है जहां तक दिख रहा है उसको तोड़ दीजिए। दूसरा बोल रहा है कहां तक तोड़ दो, जहां तक दिख रहा है। ये भी नहीं करना है, तोड़ना थोड़ी है, बॉडी अपनी है, पड़ोसी की थोड़ी है। पड़ोसी की होती तो तोड़ देते। लास्ट बोल रहा है उसको खींच करके निकाल दो। खींच करके निकाल दे, इतने अपन एक्सपर्ट नहीं होते हैं। ये पेशेंट के लिए चीज दी गई, खींच के नहीं निकालना। डॉक्टर आएगा, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चेक करेगा और फिर उसको क्या करना है, निकालना है या रखना है। अपनी प्रायोरिटी क्या करेगी, उस प्रोसीजर को या उस साइट को क्या कर दो दोस्तों, इमोबिलाइज। इमोबिलाइज का मतलब उनके जॉइंट को क्या कर दो, रोक दीजिए, उनके मूवमेंट को खत्म कर देना। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट और इमोबिलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट को रोकना। इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या होगा, मूवमेंट को रोक देना। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ गया कि एक बच्चा है जिसके फॉरेन पार्टिकल फंसा हुआ है आई में। आई के अंदर अगर कभी फॉरेन पार्टिकल की बात आ जाए, कहां पर आई के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल फंसा हुआ है, कौन सा टेस्ट कॉन्ट्रा इंडिकेट रहता है? कोई बच्चा है जिसके अंदर, ये बच्चा हो चाहे बड़ा हो, आई के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल फंसा हुआ है, विच टेस्ट आर कॉन्ट्रा इंडिकेट, इसके अंदर कौन सी जांच नहीं करोगे दोस्तों? जल्दी से कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, जवाब देना इसका क्या, कौन सा टेस्ट नहीं करोगे? आई के अंदर किसी भी प्रकार का फॉरेन पार्टिकल फंसा हुआ है, कौन सी जांच नहीं करोगे? कमेंट करके बताइएगा। मैं आप ही लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। विजुअल एक्टिविटी चेक करते हैं या ये अच्छी बात है? मैं तो पूछ रहा हूं कौन सा टेस्ट कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेगा? आई फॉरेन पार्टिकल में कौन सा टेस्ट कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेगा? विच टेस्ट कॉन्ट्रा इंडिकेट? टोनोमेट्री नहीं, आईओपी थोड़ी चेक करना है। कमेंट फास्ट डियर। मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे देख रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन कमेंट करने में क्यों हिचकिचाहट महसूस कर रहे हो? जो टेस्ट याद आ रहा है एक बार कमेंट करके बताइए, अपन अपने ब्रेन का एनालिसिस करते हैं कितने नजदीक पहुंच रहे हैं।
कौन सा टेस्ट नहीं करते हैं ये पूछा है दोस्तों, कौन सा करते हैं वो नहीं है। जी हाँ, आई साइड का विजन देखते हैं, ये तो सही बात है। मैं तो पूछ रहा हूं कौन सा टेस्ट कॉन्ट्रा इंडिकेट रहता है, तो स्टार लगा के अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिएगा दोस्तों। कभी भी एमआरआई नहीं करते हैं। कौन सा टेस्ट नहीं करते हो? आई फॉरेन पार्टिकल के दौरान एमआरआई नहीं की जाती है। आई को रब करना कोई टेस्ट नहीं होता है दोस्तों, वो तो अपनी सहूलियत के अनुसार करते हैं। कौन सा टेस्ट नहीं करोगे? एमआरआई। एमआरआई का नहीं करने का मतलब क्या रहता है कि अभी अपने को पता नहीं है कि फॉरेन पार्टिकल किस चीज का है। अगर मान लीजिए कोई मेटल का हुआ और आपने मरीज के एमआरआई करवा दी, तो वो आंख के अंदर क्या कर देगा? आंख को फाड़ करके रख देगा। तो एमआरआई कॉन्ट्रा इंडिकेट रहती है आई के अंदर फॉरेन पार्टिकल में, याद रखिएगा। और आई के अंदर फॉरेन पार्टिकल के अंदर सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है विजन। सबसे पहले क्या चेक करोगे दोस्तों? विजन, याद रखिएगा। विजन फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। और कौन सा टेस्ट कॉन्ट्रा इंडिकेट रहता है? एमआरआई। बहुत बढ़िया डियर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब पुट कीजिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ डेसिडुअस टीथ। कौन से दांतों के बारे में पूछा है? डेसिडुअस टीथ इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर एक प्रकार के दांत पाए जाते हैं जिनका नाम होता है डेसिडुअस टीथ। कितने होते हैं दोस्तों? पहला ऑप्शन बोल रहा है 16, दूसरा 14, तीसरा 12 और लास्ट में 20। नो आइडिया सर, कोई नहीं, बता दिया ना दोस्तों। एमआरआई नहीं करते हैं। कौन सा टेस्ट नहीं करोगे? एमआरआई। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। डेसिडुअस टीथ, डेसिडुअस को ही बोलते हैं मिल्की टीथ। इसी को क्या बोलोगे? मिल्की टीथ, मिल्क टीथ। इसी को ही क्या बोलते हो? टेम्परेली। इसी को ही क्या बोलोगे? टेम्परेरी टीथ। यानी ये क्या है? कुछ समय के लिए आए हैं, उसके बाद खत्म हो जाएंगे। एग्जामिनर का क्वेश्चन होता है कि ये जो डेसिडुअस टीथ होते हैं ये आना कब शुरू होते हैं, इनका इरप्शन? तो जवाब देना दोस्तों 6 मंथ पे। कब स्टार्ट हो जाते हैं इरप्ट होना? 6 महीने पे। एंड कब होते हैं? तो ये 24 से 30 महीने पे लास्ट होते हैं। 24 से 30 महीने पे इनका क्या होता है? एंड होता है। बोले तो समापन। ये टेम्परेरी है। बोले तो दूध वाले दांत एक बार आते हैं, उसके बाद गिर करके नए आएंगे। स्टार्ट कब हुए? 6 महीने पे। खत्म कब हुए? 24 से 30 महीने पे। 24 से 30 का मतलब 2 से 2.5 साल पे, याद रखिएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इनका लेवल क्या होता है, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों। फॉर्मूला क्या लिखा है? आईसीपीएम, इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर। इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर। जो टेम्परेरी टीथ के अंदर अगर आपको एग्जामिनर पूछ ले क्या रहेगा, तो जवाब दीजिएगा दोस्तों 2102। कितने देखने को मिलेंगे? 2102, याद रखिएगा। वहीं पर दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। क्या होते हैं दोस्तों? परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ का इरप्शन स्टार्ट कब होता है? तो ये होता है 6 ईयर पे, 6 साल पे परमानेंट, 6 महीने पे आते हैं टेम्परेरी टीथ। जो परमानेंट टीथ आते हैं ये कब एंड होते हैं? तो ये 18 से 25 साल पे। 18 से 25 साल पे क्या होता है? इनका एंड होता है, याद रखिएगा। और यहां पर भी वही आईसीपीएम फॉर्मूला रहेगा। और यहां कितना होगा? 21-23, याद रखिएगा। ये चीज यहां से पूछी जाएगी दोस्तों। बच्चे के अंदर जो टेम्परेरी टीथ आते हैं वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं। बोले तो 32 दांत। सुना होगा अपन बचपन के अंदर, कभी भी लड़ाई हुई किसी के साथ तो बोलते थे 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा। तो ये 32 के 32 तो बचपन के अंदर थे ही नहीं। बचपन में तो 20 ही थे, 32 तो अब आए। और जब अब आए तो अब तोड़ने की हिम्मत नहीं है। अब क्या हो गया? 21-23 आईसीपीएम देखने को मिलेगा परमानेंट में। टेम्परेरी के अंदर देखने को मिलेगा 2102। कितने देखने को मिल रहे हैं? 2102। यानी आपके जबड़े का एक साइड का हिस्सा बताया मैंने, सेंट्रल पार्ट ऑफ लोअर, इसे काउंट कर लेना एक साइड का। ऐसे ही 4 सीक्वेंस माउथ के बनाना ताकि पूरे के पूरे टीथ हो जाए। यहां कितने लिख दिए? 2 और 1 3, 3 और 2 5, और 5-5 ऐसे ही बनाना ताकि कितने हो जाए? 20। यहां पर आप काउंट करोगे कितने हो रहे हैं? 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8, और इसको काउंट करोगे तो 32 हो जाएंगे, याद रखिएगा। अब एग्जामिनर का क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट इरप्शन ऑफ टीथ, सबसे पहला बच्चे में कौन सा दांत देखने को मिलता है? तो जवाब देना लोअर सेंट्रल इंसाइजर। कौन सा दोस्तों? लोअर सेंट्रल इंसाइजर। लोअर सेंट्रल इंसाइजर, यानी ये जो बीच वाले नीचे के दांत होते हैं ना, सबसे पहले बच्चे में इन दांतों का इरप्शन होता है। कौन सा होता है दोस्तों? लोअर सेंट्रल इंसाइजर, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर दांतों के बारे में और लिख लेना, बच्चों के अंदर नहीं बड़ों के अंदर पाई जाती है दोस्तों। कौन सी? ये मैंने थर्ड लिखा है, थर्ड मोलार। थर्ड मोलार का नाम होता है विजडम टीथ।
क्या बोलते हो, विजडम टीथ बोला जाता है थर्ड मोलार को। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। विजडम टीथ का मतलब अकल दाढ़, अपन बोलते हैं ना अकल वाली आ गई है, अकल वाली दाढ़ आ चुकी है, उसको बोलोगे विजडम टीथ। इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। कौन सा होता है, मोलार टीथ होती है ना, उसको बोला जाता है विजडम टीथ। फॉर्मूला याद रख लेना, टेम्परेली याद रख लेना, परमानेंट याद रख लेना। और लास्ट में एक अगर आप नोटबुक लेकर के बैठे हो तो लिख दो, किसी भी बच्चे के अंदर जन्म पर दांत नहीं पाए जाते, अगर पाए गए तो क्या बोलोगे, नेथल टीथ। किसी भी बच्चे के अंदर दांत नहीं पाए जाते, अगर पाए गए तो क्या बोलोगे दोस्तों, नेथल टीथ। उनको क्या बोलोगे, नेथल टीथ। बच्चों के जन्म के दौरान किसी भी अंदर बच्चों में दांत नहीं पाए जाते हैं, कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर पाए जाते हैं, उनको बोला जाता है नेथल टीथ। परमानेंट जो आपकी थर्ड मोलार होती है वो क्या कहलाती है, विजडम टीथ। और ये पूरा का पूरा आपके दांतों का बोले तो जबड़े को खोल कर रख दिया। कितने होंगे टेम्परेली दोस्तों, 20। टेम्परेली टीथ कितने देखने को मिलेंगे, 20। याद रखिएगा दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बनेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ कंसेप्ट? अगर क्लियर हुआ तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, नेथल टीथ बोलते हैं दोस्तों। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आज के सेशन का, ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब को पुट कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, किस ट्यूब के बारे में पूछा है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में पूछा है। अमंग द न्यू बॉर्न यानी नए जन्म वाले बच्चे के अंदर, प्रिवेंट बाय प्रोवाइडिंग, कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। बीमारी का नाम लिख दिया एनटीडी, बीमारी का नाम क्या लिख दिया दोस्तों, एनटीडी। न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट पाया जाता है। न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट किस में पाया जाता है, न्यू बॉर्न के अंदर या छोटे बच्चों के अंदर जिनका जन्म होते ही पता चलता है। अब उस चीज को आप कैसे प्रिवेंट कर पाओगे, कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, क्या जवाब रहने वाला है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से ज्वाइन करे लेकिन कमेंट करने में हिचकिचाहट कर रहा है। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, क्या जवाब रहेगा। चलेगा, मैक्सिमम बच्चों का ए जवाब आ रहा है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब आप सभी को पता होनी चाहिए कि न्यूरल ट्यूब, ट्यूब का मतलब क्या हो गया, आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाली ये स्पाइनल कोड, और ये जो आपकी ब्रेन के क्या है, ब्रेन की स्कल बोन के अंदर किसी भी प्रकार की डिफॉर्मिटी का आना क्या कहलाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाएगा, ट्यूब के अंदर डिफेक्ट। और कब हो रहा है, प्रेगनेंसी के दौरान, इसीलिए इसको बोलते हैं कंजेनाइटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब ये किस चीज की कमी के कारण होता है, तो फोलिक एसिड की कमी के कारण। किस चीज की कमी के कारण होता है दोस्तों, फोलिक एसिड। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, फोलिक एसिड टू मदर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मां को पहले ट्राइमेस्टर में फोलिक एसिड दे दो, अच्छी बात है। दूसरा बोल रहा है विटामिन के टू मदर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मां को विटामिन के का सप्लीमेंटेशन प्रेगनेंसी के दौरान देने का कोई मतलब नहीं है। बच्चे के जन्म के दौरान अपन विटामिन के का क्या देते हैं दोस्तों, इंजेक्शन देते हैं। किसका, विटामिन के का देते हैं, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। और 0.1 mg का डोज होता है इसका, सॉरी 1 mg का डोज दिया जाता है। कितने mg का दोस्तों, 1 mg का डोज देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं, वास्टस लेटरली साइड पे देते हैं। बच्चे के जो एंटीरियर लेटरल थाई होती है वहां पर बच्चे को IM इंजेक्शन दिया जाता है। और ये क्यों दिया जाता है, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर। बच्चे के अंदर अगर आपने ये नहीं लगाया विटामिन के तो उसके अंदर क्या होगा, कोयागुलेपैथी डिस्टर्ब हो जाएगी और उसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर का निर्माण नहीं होगा। क्लोटिंग फैक्टर का मतलब होता है दोस्तों कि अपने ब्लड के अंदर कोयागुलेशन बनाना। और ये जाकर के किन किन को स्टिमुलेट करता है, 2, 7, 9, 10, ये 4 प्रकार के क्लोटिंग फैक्टर को बनाने का काम करता है विटामिन के। विटामिन के जाकर के क्यों नहीं बनता है अपने नॉर्मल बॉडी में, क्योंकि उस टाइम अपनी बॉडी की जो गट होती है, बोले तो इंटेस्टाइन, वो क्या होती है, स्टेरिलाइल होती है। और स्टेरिलाइल जब गट होगी तो वो जाकर के क्या करेगी, वो विटामिन के का फॉर्मेशन नहीं करेगी। विटामिन के का फॉर्मेशन नहीं किया तो इसकी कमी आ गई, और इसकी कमी आ गई तो मरीज में यानी बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेगी, ब्लीडिंग। तो बच्चे के अंदर ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है जन्म के समय, याद रखिएगा दोस्तों। और ये जाकर के कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर का निर्माण करेगा, CF का मतलब हो गया क्लोटिंग फैक्टर। तो याद रखिएगा 2, 7, 9 पूछा हुआ क्वेश्चन है मैक्सिमम बार। एक तो इसकी साइट पूछी हुई है, दूसरा कारण पूछा हुआ है, तीसरा कौन कौन से निर्माण होते हैं। तो ये तो इसका रोल यहां पर नहीं रहेगा।
तीसरा बोल रहा है आयरन एंड फोलिक एसिड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आयरन फोलिक एसिड दे दो। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आयरन फोलिक एसिड देने से क्या प्रिवेंट होगा दोस्तों, आयरन तो जाकर के आयरन डेफिशिएंसी को कम करेगा। अपना यहाँ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को कम नहीं करना, अपने को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकना, तो ये आंसर गलत होगा। और थ्रो आउट प्रेगनेंसी देने से क्या मतलब हो गया, बोल रहा है कि पूरे की पूरी प्रेगनेंसी यानी 9 महीने तक देंगे। 9 महीने का यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि न्यूरल ट्यूब कब बन जाती है, ट्यूब बन जाती है आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी कब, तो लगभग आपकी 5 to 7 वीक में, 5 से 7 वीक पे आपकी न्यूरल ट्यूब बन जाती है, तो उससे पहले ये डोज दिया जाता है। तो यहाँ पर थ्रू आउट प्रेगनेंसी का कोई मतलब नहीं। लास्ट बोल रहा है आयरन टू मदर इन थर्ड ट्राइमेस्टर, तीसरे ट्राइमेस्टर के दौरान मदर को आयरन दे दो, तो आयरन दोगे तो एनीमिया से प्रिवेंट करेगी, और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर तो रोल ही खत्म हो गया। ये भी कंसेप्ट गलत होगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है फोलिक एसिड, जी हाँ, फोलिक एसिड की कमी के कारण होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और ये कब दे रहे हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि उसी समय तो न्यूरल ट्यूब बनेगी। न्यूरल ट्यूब का क्या होगा, बनने का प्रोसेस होगा। राइट आंसर जाएगा डियर ए। कितना देते हो ये सभी लोगों को पता होगा, 500 माइक्रोग्राम। कितना दोगे, 500 माइक्रोग्राम देंगे मदर के अंदर। कब दोगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। कब दोगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देंगे। अगर किसी माँ के अंदर, पहले बच्चे के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की हिस्ट्री है, तो उस माँ के अंदर आपको ये देना है, सजेस्ट कब करना है दोस्तों, बिफोर प्रेगनेंसी प्लान। प्रेगनेंसी प्लान से लगभग 6 वीक से लेकर के 3 महीने पहले क्या सजेस्ट कर दो, उसको फोलिक एसिड सजेस्ट कर दो। अगर किसी मदर के अंदर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, अगर किसी मदर के अंदर आपको देखने को मिले न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पहले बच्चे में, तो दूसरी प्रेगनेंसी प्लान से 6 से 3 महीने पहले उसको सजेस्ट कर दो। कितना, 500 माइक्रोग्राम। उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करे। क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ए। वेरी गुड डियर, वेरी गुड। क्या आंसर जाएगा सर, बिफोर प्रेगनेंसी देते हैं ना, बिफोर प्रेगनेंसी एक ही कंडीशन में देते हैं, वो कंडीशन कहलाती है हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी। अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की हिस्ट्री होगी तो देना है, बाकी नॉर्मल कंडीशन में नहीं देना है। चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द हेल्थ एजुकेशन एजेंसी इज एट नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे कौन सी हेल्थ एजेंसी होती है दोस्तों, नेशनल लेवल पे एजुकेशन की हेल्थ एजेंसी कौन सी होगी। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस सेशन से जुड़ा हुआ और कमेंट ना किए। कमेंट फास्ट डियर, क्या रहेगा, कौन सी एजेंसी है जो नेशनल लेवल पे हेल्थ एजेंसी के रूप में काम कर रही है। पहला बोल रहा है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दूसरा आपसे क्या बोल रहा है दोस्तों, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, तीसरा आपसे बोल रहा है दूरदर्शन, और लास्ट में बोल रहा है आईईसी ब्यूरो। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, कौन सा रहेगा, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला बोल रहा है प्रेस इंफॉर्मेशन, यानी जो ये समाज की जानकारी होती है या न्यूज़पेपर की जानकारी होती है, रिपोर्टिंग वाले काम होते हैं, ये होता है। पहला तो गलत। दूरदर्शन क्या है, तो दूरदर्शन आप सबका पुराना सा चैनल है जहां पर अपन क्रिकेट का मैच देखते थे, ये भी गलत है। चलेगा, लास्ट में लिखा है आईईसी ब्यूरो, तो आईईसी ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर काउंट होता है, इसका कोई रोल नहीं है। एकमात्र क्या लिखा हुआ है दोस्तों, बी आंसर राइट जाएगा, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। और एजुकेशन का पूछा था। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आज के सेशन का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है वाइल परफॉर्मिंग ए ओरल हाइजीन, क्या परफॉर्म कर रहे हो दोस्तों, ओरल हाइजीन परफॉर्म कर रहे हो, यानी मुंह को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हो। टू द अनकॉन्शियस, किसका कर रहे हो, अनकॉन्शियस पेशेंट का कर रहे हो। विच एडिशनल आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल आपको काम में लेना है किसी भी पेशेंट की माउथ केयर करने के दौरान। किसी भी पेशेंट की माउथ केयर करने के दौरान कौन सा आर्टिकल काम में लोगे। उस टाइम मैंने पोजीशन बताई थी, साइड लाइन दे रहे थे, यहां पर कौन सा काम में लेंगे। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, क्या जवाब रहने वाला है। पहला बोल रहा है डिस्पोजेबल स्पुटुला काम में लेंगे, दूसरा बोल रहा है कि लेरिंगोस्कोप काम में लेंगे, तीसरा बोल रहा है माउथ गेग काम में लेंगे, और लास्ट बोल रहा है आरटी फोर्सेप काम में लेंगे। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। चलेगा, वेरी गुड। मैक्सिमम पहला क्या लिखा है, डिस्पोजेबल स्पुटुला, ये आपका वुडन का बना होता है, बोले तो लकड़ी का एक हिस्सा होता है, जैसा कि आप सभी लोगों ने आइसक्रीम की डंडी देखी होगी, उसी प्रकार का होता है। कभी भी आपको किसी भी प्रकार का माउथ का अगर सैंपल लेना हो ना, उसके दौरान ये काम में लेते हैं, या फिर किसी भी सॉल्यूशन को क्या करना होता है, मिक्सअप करने के लिए इसका वुडन स्टिक का काम में लिया जाता है, बोले तो डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल का मतलब यूज एंड थ्रो होती है, और स्पैटुला, तो पहला ऑप्शन तो गलत। दूसरा बोल रहा है लेरिंगोस्कोप, लेरिंगोस्कोप
लेरिंगोस्कोप क्या होता है, जब भी आपको अगर क्या लगानी है, ईटी ट्यूब लगानी है, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन कर रहे हो, एयरवे को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, तब काम में लोगे लेरिंगोस्कोप। यहां पर यह भी गलत हो गया। लास्ट में बोल रहा है आर्टरी फोर्सेप। आर्टरी फोर्सेप को किसी भी चीज को क्लेम करना है, किसी भी चीज को पकड़ना है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट को आप काम में ले रहे हो, सूचर्स के लिए काम में ले रहे हो, या किसी भी चीज का, जैसे कि नीडल फोर्सेप है। आर्टरी फोर्सेप मेनली टिश्यू को होल्ड करने के लिए काम में ली जाती है, टिश्यू होल्डिंग के लिए काम में लोगे, टिश्यू को क्या कर रहे हो, होल्ड करने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन लिखा है माउथ गेग। माउथ गेग आपका इस प्रकार का पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। कैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है माउथ गेग। ये इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। इसको क्या करोगे, आपकी जो बकल म्यूकोसा होगी वहां पर जाकर के इसको डायलेट करवा दोगे, बकल म्यूकोसा में फिट करके इसको बाहर की तरफ क्या कर दोगे, रोटेट करके डायलेट करवा दिए जाएंगे, यानी आपके मुंह के जबड़े को खोल के रखेगा और माउथ को अच्छे से क्लीन कर दो। राइट आंसर जाएगा सी। इस प्रकार का डायग्राम, इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट देखने को मिले तो जवाब देकर के आना माउथ गेग, और माउथ गेग ही यहाँ काम में लेंगे। आराम से आंसर दे सकते थे। ऑप्शन में पूछा था माउथ केयर, और सॉरी क्वेश्चन में पूछा था माउथ केयर, ऑप्शन के अंदर लिखा था माउथ गेग। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया डियर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन। कौन सी ग्लैंड हार्मोन का सीक्रेशन करती है, कौन सी ग्लैंड हार्मोन का सीक्रेशन करती है। मेंटेन नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट ऑफ बॉडी। बॉडी की मेटाबॉलिक रेट के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होगा, बॉडी की मेटाबॉलिक रेट के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होगा। पहला बोल रहा है टेस्टीज, दूसरा बोल रहा है पेनक्रियाज, तीसरा बोल रहा है एड्रिनल, और लास्ट में बोल रहा है थायराइड ग्लैंड। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, क्या जवाब रहना चाहिए, जल्दी से जवाब दीजिएगा। कौन सी ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल होगी, या कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट के लिए, यानी बॉडी के फंक्शन के लिए। मैक्सिमम बच्चों का डी आंसर आ रहा है। पहला क्या बोल रहा है टेस्टीज, टेस्टीज से क्या रिलीज होगा, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा, और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो ये मेल सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, इससे मेटाबॉलिक डिमांड का कोई संबंध नहीं। दूसरा ऑप्शन लिखा है पेनक्रियाज नाम की ग्लैंड, तो पेनक्रियाज रिलीज करती है अल्फा और बीटा सेल से। इंसुलिन रिलीज होता है, ग्लूकागोन रिलीज होता है सॉरी, कौन कौन से रिलीज होंगे हार्मोन, तो इंसुलिन, और कौन सा रिलीज होगा, तो ग्लूकागोन। इंसुलिन क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कम करता है, और जो ग्लाइकोजन है ये क्या करेगा, ग्लूकागोन जाकर के आपकी बॉडी के अंदर मरीज में क्या करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया करवाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया कराएगा, और वो क्या करवाएगा, इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट लिखा है एड्रिनलिन ग्लैंड। एड्रिनलिन ग्लैंड से क्या रिलीज होगा, तो इससे रिलीज होगा दोस्तों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और क्या रिलीज होगा, स्टेरॉइड। याद रखिएगा, अगर बात करें एड्रेनलिन ग्लैंड से क्या रिलीज होगा, आपकी किडनी के ऊपर पाई जाती है। ये लीजिएगा दोस्तों, आप लोगों की किडनी, आपकी अपनी किडनी के ऊपर ये ग्लैंड पाई जाती है, उसका नाम है एड्रेनलिन ग्लैंड, और ये क्या रिलीज करती है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज करती है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का रिलीज करती है, स्टेरॉइड का रिलीज करती है, एल्डोस्टेरोन का रिलीज करती है, जो सोडियम और पोटेशियम आपके यूरिन आउटपुट को मेंटेन करवाता है। लास्ट में लिखा है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से क्या रिलीज होगा, तो इससे रिलीज होता है T3 और T4। क्या रिलीज होता है, T3 और T4। T3 का मतलब क्या होगा दोस्तों, ट्राई आयोडोथायरोनिन, और लास्ट में क्या लिखा है दोस्तों, T4 का मतलब होता है थायरोक्सिन। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि थायरोक्सिन हार्मोन कौन सा होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन कौन सा रहेगा, प्लीज बताइए, क्या बताना है दोस्तों, वापस से कमेंट कीजिएगा। शिवानी तिवारी क्या पूछ रहे हैं, T4 अगर आपसे पूछे तो T4 का मतलब होता है थायरोक्सिन या टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और T3 किसको बोलोगे, ट्राई आयोडोथायरोनिन। T3 किसको बोलोगे, ट्राई आयोडोथायरोनिन। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, थायराइड हार्मोन होता है, ये बॉडी में जाकर के मेटाबॉलिक रेट को डिपेंड करता है। अगर किसी भी मरीज के अंदर क्या हो जाएगा, इन दोनों का लेवल बढ़ जाएगा, दोनों का लेवल बढ़ने का मतलब मरीज में हो गया हाइपरथायरोडिज्म। हाइपरथायरोडिज्म हो गया तो बॉडी की क्या बढ़ जाएगी, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगी। मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी तो मरीज का बॉडी में वेट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। याद रखिएगा, इन दोनों हार्मोन को स्टिमुलेट कौन करता है, तो TSH। कौन स्टिमुलेट करता है, TSH।
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, जाकर के थायराइड ग्लैंड पे काम करता है और इनको क्या करता है, स्टिमुलेट करके इनका सीक्रेशन कराता है T3 और T4 का। पूछा हुआ क्वेश्चन है, T4 को क्या बोलोगे, थायरोक्सिन बोलते हैं, वैसे क्या बोलोगे, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। T3 को क्या बोलोगे, ट्राई आयोडोथायरोनिन। याद रखिएगा, जब इन दोनों का लेवल बढ़ेगा तो मरीज में जाएगा नेगेटिव फीडबैक और TSH का लेवल कम हो जाएगा। कंसेप्ट को समझिएगा, T3 T4 का लेवल बढ़ते ही मरीज में TSH का लेवल कम हो जाएगा। वहीं पर अगर T3 T4 का लेवल कम हुआ तो TSH का लेवल बढ़ जाएगा। TSH कहां से रिलीज हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। कहां से रिलीज हो रहा है दोस्तों, एंटीरियर पिट्यूटरी से। और T3 और T4 कहां से रिलीज हो रहे हैं, तो थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है। कौन रिलीज करेगी, थायराइड। याद रखिएगा, ये आपकी बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा देते हैं जब क्या कंडीशन हो जाती है, हाइपरथायरॉयडिज्म। और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ तो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाती है। उसी के साथ ये आपके जो ब्रेन के मूवमेंट होते हैं, बोले तो आपकी अलर्टनेस और कॉन्शियसनेस को डिस्टर्ब कर देते हैं। ये क्या करते हैं, कॉन्शियसनेस और अलर्टनेस को डिस्टर्ब कर देते हैं। सेक्सुअल हैबिट को भी क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। याद रखिएगा, थायराइड हार्मोन। तो क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल रहेगा, तो जवाब दीजिएगा थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल होगी, थायराइड ग्लैंड। राइट आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, फिर जवाब को पुट कीजिएगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज ए नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ब्लड का नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या रहेगा, नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल का लेवल पूछा है आपसे, कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। क्या जवाब रहेगा, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या रहने वाला है। पहला आपसे बोल रहा है 500 से 100 mg पर DL, दूसरा बोल रहा है मोर देन 200, तीसरा बोल रहा है लेस देन 200, लास्ट में बोल रहा है 1000 to 15 mg। 15 नहीं होगा, 1000 to 1500 होगा दोस्तों। और यहां 500 से 1000 है, ध्यान से देखिएगा और जवाब दीजिएगा। 500 से 1000 रहेगा, 1000 से 1500 रहेगा, 200 से कम रहेगा या 200 से ज्यादा रहेगा। वेरी गुड डियर, वेरी गुड, सी आंसर आ रहा है। मैक्सिमम बच्चों का क्या जवाब रहने वाला है, चलेगा। ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाए ना दोस्तों, उस क्वेश्चन के अंदर अगर दो ऑप्शन आपको नियर बाई दिख रहे हैं तो जवाब वहीं पे जाता है। पहला बोल रहा है 500 से 1000 नहीं होगा, लास्ट बोल रहा है 1000 से 1500 नहीं होगा। अब दो क्वेश्चन में कंफ्यूज है कि 200 से ज्यादा होता है या 200 से कम। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये फैट का डिपोजिशन होना आपकी आर्टरी पे, ब्लड के अंदर किसका डिपोजिशन हो रहा है। अगर बात करें कि ब्लड के अंदर फैट का लेवल होगा, वो कोलेस्ट्रॉल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोलेस्ट्रॉल कहलाएगा। और इसका लेवल होता है दोस्तों लेस देन 200। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है इसकी, लेस देन 200। और इसके अंदर भी एग्जैक्ट वैल्यू पे जाओ तो जवाब देकर के आना दोस्तों 125 to 200 mg पर DL। अगर वैसे भी एग्जैक्ट रेंज पे जाओ तो एग्जैक्ट रेंज क्या रहने वाली है, 125 से 200 mg पर DL। एग्जैक्ट रेंज क्या रहने वाली है, 125 mg से 200 mg। याद रखिएगा, ये नॉर्मल वैल्यू होती है। इसी के साथ में दो चीजें और, अगर आपका फेट जाकर के कहां डिपोजिट होने लग गया, अगर किसी भी आर्टरी के अंदर इसका डिपोजिशन होने लग गया, किसी भी वेसल्स के अंदर डिपोजिट होने लग गया, तो ये मरीज में जाकर के क्या करेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस कोज करेगा। क्या कोज करेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की बीमारी कोज करेगा। यह क्या होता है, किसी भी वेसल्स के अंदर फैट का डिपोजिशन हो जाना, लिपिड का डिपोजिशन हो जाना, और इसके कारण किसी भी वेन के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस बन गया तो वेन का डायमीटर कम हो गया और अधिकतर कार्डियोवास्कुलर डिजीज कोज करता है। ज्यादातर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। चाहे MI की बात आ जाती है, चाहे हाइपरटेंशन की बात आए या किसी भी DVT की बात आए, कुछ भी अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात आए, एयर एम्बोलिज्म की बात आए, मेनली रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस की डेफिनेशन याद रखना, डिपोजिशन ऑफ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल इन द वेसल्स। वहीं पर एक वर्ड होता है दोस्तों आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनेस ऑफ वेसल्स। किसी भी वेसल्स के अंदर क्या आ जाना दोस्तों, हार्डनेस देखने को मिले। किसी भी वेसल्स के अंदर क्या देखने को मिले, हार्डनेस। यानी अगर वेसल्स हार्ड हो गई ना, वेसल्स क्या हो गई दोस्तों, हार्ड हो गई, तो उसका डायमीटर कम हो जाएगा। और ये मेनली देखने को मिलती है ओल्ड एज में।
कब देखने को मिलेगी? ओल्ड एज पर्सन के अंदर देखने को मिलती है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, और फेट का डिपोजिशन होता है उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। कभी ऑप्शन आ जाए तो ध्यान से पढ़िएगा, कहीं गलत ना करके आ जाओ। कितना राइट वैल्यू क्या जाएगी? सी। चलेगा, नेक्स्ट क्या रहने वाला है आपके लिए क्वेश्चन? विच सेफ्टी मेजर्स विल यू टेक फॉर द ड्राउजी पेशेंट? एक पेशेंट क्या है दोस्तों, ड्राउजी हो चुका है, बोले तो थका मारा सा है, दिमाग काम में नहीं कर रहा है, और दिमाग के अंदर क्या होगी? एनर्जी लेवल खत्म हो चुका है, मरीज सेमी कॉन्शियस वाली कंडीशन में है, बोल दिया ड्राउजी पेशेंट। मरीज क्या है? ड्राउजी पेशेंट है। उसके अंदर आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन बोल रहा है कीप द साइड रेल्स, बेड के साइड रेल्स को ऊपर कर दोगे। दूसरा बोल रहा है कीप अननेसेसरी फर्नीचर्स अवे, जो अननेसेसरी फर्नीचर्स उसके बेड के आसपास है उसको दूर कर दोगे। तीसरा बोल रहा है कीप द लाइट ऑन, लाइट चालू कर दोगे, बल्ब चालू कर दोगे, यानी उजाला कर दोगे। लास्ट बोल रहा है कीप एक्स्ट्रा लिनन एट द बेड साइड, बेड साइड पे एक्स्ट्रा लिनन बोले तो बेड क्या लेकर के आ जाओगे? बेड सीट वगैरह लेकर के आओगे। जल्दी से बताइएगा क्या जवाब रहेगा। मरीज आपका ड्राउजी हो चुका है, और ड्राउजी हो चुका है तो मरीज में क्या हो सकती है? किसी भी प्रकार की इंजरी की रिस्क है। मरीज क्या हो सकता है दोस्तों? फॉल डाउन हो सकता है, और फॉल डाउन होगा तो मरीज में क्या रिस्क रहेगी? इंजरी की। क्या रिस्क रहेगी दोस्तों? इंजरी की रिस्क रहेगी। तो अपने को इंजरी को प्रिवेंट करना है। इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट आंसर क्या जाएगा? ए आंसर, साइड रेल्स को ऊपर कर दो ताकि मरीज अपने बेड से नहीं गिरे। दूसरा बोल रहा है अननेसेसरी फर्नीचर को दूर करें, तो फर्नीचर तो अपन अगर सीजर्स की बात आती तो करते। पहली अच्छा आंसर क्या रहेगा? साइड रेल्स को ऊपर कर दो ताकि मरीज नीचे नहीं गिरे। तीसरा बोल रहा है लाइट को ऑन कर दो, तो लाइट को ऑन करने से मरीज में इरिटेशन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा दोस्तों? इरिटेशन बढ़ेगा, ना कि इरिटेशन कम होगा। लास्ट बोल रहा है कीप एक्स्ट्रा लिनन एट बेड, बेड पर ज्यादा लिनन लाने का कोई मतलब नहीं। ज्यादा बेड शीट लाकर के क्या करोगे? मरीज को सर्दी थोड़ी लग रही है। राइट आंसर जाएगा ए। वेरी गुड डियर, वेरी गुड। चलेगा, आपके लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन, कोई व्यक्ति अगर नॉर्सेट की थ्योरी का तैयारी कर रहा है तो आज ही नॉर्सेट कंप्लीट थ्योरी कोर्स को परचेज करें। अगर किसी को थ्योरी के साथ एडिशनल एमसीक्यू बैच को ज्वाइन करना है तो एमसीक्यू बैच अवेलेबल है आपका नॉर्सेट का, उसको परचेज करके आज ही ज्वाइन करें। कोई व्यक्ति यूपी पीएससी स्टाफ नर्स ग्रेड 2 की तैयारी कर रहा है तो उसको आज परचेज करें और उसकी तैयारी को मजबूत करें, अपनी तैयारी को। इसके अंदर आपको बहुत सारे एडिशनल फीचर्स देखने को मिलेंगे दोस्तों, जैसे कि इसके अंदर आपको ई नोट्स देखने को मिलेंगे, ई पीडीएफ देखने को मिलेगी, टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स देखने को मिलेंगे, लाइव क्लासेज अवेलेबल मिलेगी। इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्विज मिलेंगी, सेल्फ टेस्ट पेपर को क्रिएट कर सकते हो। क्या क्रिएट कर सकते हो? सेल्फ टेस्ट पेपर को क्रिएट कर सकते हो और अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एमसीक्यू बेस, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा जिन्होंने थ्योरी के बारे में तैयारी कर रखी है। और अगर कोई व्यक्ति यूपी पीएससी स्टाफ नर्स ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए लाइव क्लासेज अवेलेबल हैं, तो उनको ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। इसके साथ में आपको मॉडल पेपर मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, टेस्ट पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे, और बहुत शानदार टीचर के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ऑडियो और वीडियो लेक्चर होंगे। अगर फ्री टाइम में हो तो वीडियो देख लीजिए, पहले से अगर देख रखा है तो ऑडियो का यूज कर लीजिएगा। क्लियर है? चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए आज के सेशन का? ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। क्या रहेगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन? यूपी पीएससी में अदर स्टाफ के भर सकते हैं क्या? अदर स्टेट वाले भी भर सकते हो, लेकिन जनरल कैटेगरी से भर सकते हो। जनरल कैटेगरी से भर सकते हो दोस्तों। क्या पूछ रहा है? द बेस्ट मेथड फॉर असेसिंग ए रेस्पिरेशन, क्या बेस्ट मेथड रहेगा रेस्पिरेशन को असेस करने के लिए? नॉन रेस्पॉन्सिव पर्सन, एक ऐसा मरीज है जो क्या है आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसके अंदर आपको रेस्पिरेशन चेक करना है। उस मरीज के अंदर क्या चेक करना है? आपको रेस्पिरेशन चेक करना है। कैसे असेस करोगे? यह क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, कम से कम 3 से 4 बार ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। पूछ रहा है पुट हैंड इन फ्रंट ऑफ नोज, मरीज के नाक के आगे अंगुली ला करके पता कीजिए। दूसरा बोल रहा है लुक लिसन एंड फील, यानी उसको मरीज को देखो और उसको फील करो, सुनो और फील करो। तीसरा बोल रहा है पुट द हैंड ऑन चेस्ट, उसकी छाती के ऊपर हाथ रख के पता कीजिएगा। और लास्ट क्या बोल रहा है? हियर हार्ट बीट, उसकी हार्ट बीट को सुन लीजिएगा। कमेंट फास्ट यार, कमेंट फास्ट। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस लाइव सेशन से जुड़ा है और कमेंट नहीं कर पा रहा है। कमेंट कीजिएगा क्या जवाब रहने वाला है। चलेगा, मैक्सिमम बच्चों का बी आंसर आ रहा है।
बी। पहला क्या बोल रहा है, पुट हैंड इन फ्रंट ऑफ नोज, नाक के आगे आपको हाथ ला करके पता नहीं करना है। नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन के बाकी वैकेंसी प्रिपरेशन आपने हो जाएगी। जी हाँ, सारी की सारी नॉर्थ सेट सबका बाप है दोस्तों, नॉर्थ सेट की तैयारी होगी तो सारी कवर हो जाएगा, चलेगा। क्या बोल रहा है, पेशेंट के नाक के आगे अंगुली ला करके पता करो, नहीं करना है, इससे पता ही नहीं चलेगा। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। लास्ट क्या बोल रहा है, हियर हार्ट बीट, हार्ट बीट को क्यों सुने जब क्वेश्चन ने रेस्पिरेशन का पूछा है। हार्ट बीट को क्यों सुने जब अपन ने क्वेश्चन को क्या पूछा है, रेस्पिरेशन के बारे में, ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा पूछ रहा है पुट हैंड ऑन चेस्ट, छाती पर हाथ रख के पता करो, तो चेस्ट पर हैंड रखने से क्या पता करोगे, चेस्ट पर हैंड रखने से आपको क्या पता चलेगा, नहीं चलेगा, हार्ट रेट के बारे में पता चलेगा। दूसरा ऑप्शन है लुक लिसन, यानी उस मरीज को देखो, उस मरीज को क्या सुनो, उसके रेस्पिरेशन को फील करो। जी हाँ, राइट आंसर जाएगा सी। हमेशा रेस्पिरेशन को क्या किया जाता है, फील किया जाता है। रेस्पिरेशन एफर्ट को क्या किया जाता है दोस्तों, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स को फील किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स को क्या करते हो, सुनते हो और उनकी फीलिंग्स करते हो, उनको पता करते हो। राइट आंसर जाएगा बी, जैसा कि मैक्सिमम बच्चों के सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड ऑफ मास्लो हायरार्की, मास्लो हायरार्की के अंदर हाईएस्ट लेवल की नीड क्या रहेगी। एम्स, नॉर्सेट, यूपीपीएससी में जनरल नॉलेज वे आते हैं, सारी की सारी क्लासेज लगा दी जाएगी। एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा, जैसे कि अभी 360 डिग्री सीरीज चल रही है, हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन सेशन आपके लिए आता है और वो अपन डील करते हैं। इसी से आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और आप एक बार इसको ज्वाइन करके देखिएगा, जैसे ही आप थोड़े दिन कंटिन्यू करोगे तो आपको पता चलेगा कि अपन हर सब्जेक्ट के जवाब देने में समर्थ है। हर सब्जेक्ट को एक साथ कैसे डील करना होता है वो भी जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन जब पेपर आएगा तो एक सब्जेक्ट से नहीं आएगा डियर, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी सेशन चल रहा है, किसके बारे में पूछा है, हाईएस्ट लेवल पे पूछी है, और क्या पूछी है, मास्लो हायरार्की की नीड। तो आप सभी लोगों को पता होगी, इस प्रकार से होती है मास्लो हायरार्की की नीड। ये क्या होती है दोस्तों, लोअर लेवल पे, ये क्या होती है, लोवेस्ट लेवल पे होती है, और ये क्या होती है, आपकी हाईएस्ट लेवल पे होती है। याद रखिएगा और अब जवाब दीजिएगा, ये क्या होती है, हाईएस्ट लेवल। लोएस्ट लेवल पे क्या देखने को मिलती है, तो यहां आती है फिजियोलॉजिकल नीड, यहां क्या होगी, फिजियोलॉजिकल नीड देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको पूछते हैं सेफ्टी के बारे में, इसके बाद क्या देखने को मिलता है, लव एंड बिलोंगिंगनेस के बारे में। उसके बाद क्या होता है, सेल्फ स्टीम के बारे में, और लास्ट में आता है दोस्तों सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में। याद रखिएगा, मास्लो हायरार्की के अंदर कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ये वाली क्या होता है, लोएस्ट लेवल है, वर्ड को पकड़ना दोस्तों, ये क्या है, लोएस्ट लेवल है, और वो हाईएस्ट लेवल है। अपने को पूछा है हाईएस्ट लेवल, जब हाईएस्ट लेवल पूछा है तो जवाब जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी सारी चीजें जब कंप्लीट कर देते हो तो खुद का क्या करो, सेल्फ एनालिसिस करो। वहीं पर के अगर आपको एग्जामिनर पूछे फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर एग्जामिनर क्या पूछे, फर्स्ट प्रायोरिटी और लास्ट प्रायोरिटी, तो जवाब फिर से ऐसा बनेगा दोस्तों। ध्यान से देखिएगा क्या पूछ रहा हूं मैं। अगर आपको पूछे कि हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन रहेगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी बोल दे या फर्स्ट प्रायोरिटी बोल दे, लोएस्ट लेवल है और लोएस्ट लेवल को ही बोलते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी। हाईएस्ट प्रायोरिटी यानी आपके लेवल के अंदर सर्वाधिक जरूरी क्या है, तो सबसे पहले जरूरी होता है फिजियोलॉजिकल नीड, यानी खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान सांस पानी, ये सारी चीजें आपके जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। याद रखिएगा, ये सारी चीजें क्या रहेगी, बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। इनको बोलेंगे हाईएस्ट प्रायोरिटी, यानी सर्वाधिक जरूरी है फिजियोलॉजिकल नीड में, फर्स्ट प्रायोरिटी में। और सबसे कम चीज जरूरी कौन सी होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दूसरा कंसेप्ट क्या लिखा है, लोअर लेवल पे। जी हाँ, ये सबसे नीचे के लेवल पे और सबसे ऊपर के लेवल पे कौन रहेगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सेल्फ स्टीम कहाँ आती है, सेल्फ स्टीम आती है 3 नंबर पे। फिजियोलॉजिकल नीड आती है फर्स्ट लेवल पे, ये आती है 3rd लेवल पे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहाँ आती है, तो हाईएस्ट लेवल पे बोले तो 5 नंबर पे। सेफ्टी कहाँ आती है, तो 2 नंबर पे। राइट आंसर क्या जाएगा डियर, राइट आंसर जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए, ध्यान से पढ़िएगा।
क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी किसके बाद नर्सिंग इमीडिएट इंटरवेंशन पूछा है। इंटरवेंशन विल बी टेक केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। किसी भी मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा था, किसी भी मरीज को क्या चल रहा था दोस्तों, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा था। चलते चलते मरीज में क्या देखने को मिल गई, रिएक्शन देखने को मिली। मरीज के अंदर कोई सिम्टम आ गए, यानी ब्लड प्रेशर में चेंजेज आया या पल्स रेट में चेंजेज आया, मरीज को ईचिंग वगैरह हुई, मरीज को वॉमिटिंग हुई, या मरीज का बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, यानी इस प्रकार के कोई सिम्टम आए, इसका मतलब क्या हो चुका है, मरीज में, मरीज के अंदर रिएक्शन हुई ब्लड के कारण, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन के बाद होने वाली रिएक्शन। क्या करोगे, पहला बोल रहा है मॉनिटर वाइटल साइन, सबसे पहले उसके वाइटल देखोगे, बोले तो पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर वगैरह। दूसरा बोल रहा है इन्फॉर्म ब्लड बैंक, ब्लड बैंक वालों को फोन करेंगे कि आपने ये क्या भेज दिया, मरीज के अंदर सिम्टम आना शुरू हो गया। तीसरा बोल रहे हैं इन्फॉर्म फिजिशियन, डॉक्टर साहब को कॉल करेंगे कि मरीज बीमार हो गया, जल्दी से आ जाओ। और लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली एंड मॉनिटर वाइटल साइन, हाथों हाथ उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोक दो और मरीज के वाइटल देखो। तो याद रखिएगा दोस्तों, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिएक्शन के बाद, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से तो एक भी पेपर ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्वेश्चन नहीं आया, हर एक पेपर में देखने को मिलेगा। रिएक्शन होती है, रिएक्शन होते ही सबसे पहली प्रायोरिटी होती है स्टॉप, उसको रोक दो, क्योंकि अगर नहीं रोका तो फर्दर बढ़ जाएगी। और रोकने के बाद क्या चेक करो, वाइटल साइन, रोकने के बाद क्या चेक करो, वाइटल साइन। राइट आंसर जाएगा दोस्तों डी, राइट आंसर क्या जाएगा, डी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोक दो, उसके बाद वाइटल चेक करो। याद रखिएगा, ट्रांसफ्यूजन को रोकने के बाद मरीज के अंदर पुश करनी पड़ती है सोडियम क्लोराइड 0.9%, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है हजारों बार। मरीज में जैसे ही आपने बीटी को रोका, रोकने के बाद आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, NaCl, यानी नॉर्मल, जो नॉर्मल सलाइन होती है, नॉर्मल सलाइन को पेशेंट में पुश करो, ताकि जो उसका आईवी लाइन है वो मेंटेन रहेगा। क्या मेंटेन रहेगा दोस्तों, आईवी लाइन, वरना आईवी लाइन ब्लॉक हो गया और किसी भी प्रकार की ड्रग देनी पड़ी तो नहीं दे पाओगे और मरीज की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। याद रखिएगा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी स्टॉप करने के बाद होती है सोडियम क्लोराइड का पुश करना। उसके बाद क्या चेक करोगे, वाइटल चेक करोगे, और वाइटल से पहले डॉक्टर साहब को कॉल कर देना। बात को वापस से समझिएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोक दो, सेकंड प्रायोरिटी रहेगी सोडियम क्लोराइड को पुश कर दो, थर्ड प्रायोरिटी रहेगी डॉक्टर साहब को कॉल कर दो। जब तक कि डॉक्टर साहब आए आप क्या चेक कर लो, वाइटल को मॉनिटर कर लो। वाइटल को मॉनिटर करने के बाद जब तक डॉक्टर साहब आ जाएंगे, इलाज दे, वो इलाज लगा दो। इलाज लगाने के बाद मरीज को क्या करना है, फिर आपको 5th नंबर पे ब्लड बैंक को इन्फॉर्म करना है कि आपके इस ब्लड के कारण कोई रिएक्शन हुई, ताकि क्रॉस मैच वगैरह वापस से चेक कर लें। प्रायोरिटी ये रहेगी, याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या जाएगा, डी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए। क्वेश्चन पूछ रहा है द पेस मेकर ऑफ हार्ट। मेरे हिसाब से एक भी बच्चे के ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। कमेंट, हर एक बच्चा है जो लाइव सेशन को देख रहा है, लाइव सेशन से जुड़ा हुआ है, कमेंट करके बता देना कि हमें आज भी याद है कि पेस मेकर ऑफ हार्ट क्या होता है। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। क्या रहेगा जवाब, पेस मेकर ऑफ हार्ट। हार्ट का पेस मेकर किसको बोलोगे? चलेगा, वेरी गुड डियर। अभी तक एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं आया, मैं उसी का वेट कर रहा हूं कि कोई महारथी अभी भी है क्या जिसको पता नहीं है पेस मेकर हार्ट क्या होता है। चलेगा, आंसर आ चुका है। 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनको पेस मेकर का पता नहीं है। अब क्लियर कर देते हैं क्या होगा पेस मेकर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये आपका क्या है, ये आप लोगों का हार्ट है या मेरा हार्ट है, किसी का भी मान लेना, ये आपका हार्ट होता है। हार्ट के अंदर ये क्या है, तो ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। ये क्या है दोस्तों, लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा चेंबर होता है हार्ट का। हार्ट के अंदर जो पल्स को जनरेट करता है, इंपल्स का प्रोडक्शन करने का काम करता है। और सर्वाधिक इंपल्स का प्रोडक्शन कौन करता है दोस्तों, आपका एसए नोड। ये यहां पर पाया जाता है, आपका एसए नोड। क्या पाया जाता है दोस्तों, एसए नोड। याद रखिएगा, एसए नोड को अपन ने पेस मेकर क्यों बोला, क्योंकि ये हाईएस्ट इंपल्स का प्रोडक्शन करता है। किसका करता है, इंपल्स का प्रोडक्शन। इंपल्स का मतलब बीट का प्रोडक्शन करता है, लगभग 60 से लेकर के 100 बीट का प्रोडक्शन करता है। और इसी के लिए अपन ने क्या बोला, इसको पेस मेकर बोला। क्यों बोला, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज नहीं है, ये सबसे ज्यादा इंपल्स का प्रोडक्शन करता है। बोले तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। सबसे ज्यादा कौन करता है, एसए नोड। दूसरा होता है एवी नोड।
ऐसे नोड का मतलब साइनो एट्रियल वाल। दूसरा क्या होता है, एवी नोड। एवी नोड पाया जाता है यहां पर, आपका एवी नोड कहां पाया जाता है, यहां पर पाया जाता है, इसको बोलेंगे एवी नोड। क्लियर है। तीसरी चीज होती है दोस्तों, ये कितने का प्रोडक्शन करती है एवी नोड, तो जवाब दीजिएगा 40 से 60। कितना करती है इंपल्स का प्रोडक्शन एवी नोड, 40 से 60। इसके बाद आपका पाया जाता है बंडल ऑफ हिंज। क्या पाया जाता है, यहां पर पाया जाता है इंट्रावेट्रिकुलर सेप्टल पे पाया जाता है बंडल ऑफ हिंज। और लास्ट में पाए जाते हैं पुर्किंजे फाइबर। पुर्किंजे फाइबर कहां पाए जाते हैं, तो लिटिल फाइबर मूवमेंट होते हैं और वेंट्रिकल्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। इनको क्या बोलोगे, पुर्किंजे फाइबर। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से पता चलेगा तभी क्लियर कर पाओगे। इसको बोलोगे बंडल ऑफ हिंज। क्या बोलोगे, बंडल ऑफ हिंज। याद रखिएगा पुर्किंजे फाइबर कितनी करता है, तो ये 20 से 30 बीट इंपल्स प्रोडक्शन करता है। सर्वाधिक कौन करता है, ऐसे नोड करता है 60 से 100। इसी के लिए इसको बोल दिया पेस मेकर ऑफ हार्ट। उसके बाद क्या करता है, तो एवी नोड आपकी करता है कितनी, 40 से 60 इंपल्स का प्रोडक्शन। किसी भी व्यक्ति का अगर ऐसे नोड काम करना बंद कर दे या कम कर दे तो फिर बॉडी कंपनसेट करके एवी नोड उसका काम करवाता है। और एवी नोड ने अगर काम करना थोड़ा कम कर दिया, एवी नोड ने अगर काम करना कम कर दिया तो फिर कौन काम करवाता है, पुर्किंजे फाइबर। कितनी करता है पुर्किंजे फाइबर, तो 20 से 30 बीट का प्रोडक्शन करता है। याद रखिएगा क्वेश्चन ने क्या पूछा है, पेस मेकर ऑफ हार्ट। जो सबसे ज्यादा इंपल्स का प्रोडक्शन करेगा वही पेस मेकर कहलाएगा। बोले तो ऐसे नोड, सबसे ज्यादा इंपल्स का प्रोडक्शन करेगा वही क्या कहलाएगा, ऐसे नोड। एक्सीडेंट के दौरान सबसे ज्यादा जो बड़ा चेंबर होगा वही रप्चर होगा। बोले तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे ज्यादा जो चेंबर बड़ा होगा वही रप्चर होगा डियर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और दूसरी कंडीशन होगी डिपेंड अपॉन लोकेशन। कौन सी लोकेशन से एक्सीडेंट हुआ उस पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। अब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग को क्या बोलेगे, किसी भी पेशेंट के अंदर क्या हो गया, सांस आना बंद हो गया, ब्रीथिंग रुक चुकी है। ब्रीथिंग रुक चुकी है, क्या रहेगा जवाब, पहला ऑप्शन बोल रहा है उसको क्या बोलोगे, यूपनिया बोलोगे। दूसरा बोल रहे हैं उसको एपनिया बोलेंगे। तीसरा क्या बोल रहा है आपसे, टेकिपनिया और लास्ट में बोल रहा है ब्रेडिपनिया। जवाब दीजिएगा दोस्तों क्या रहेगा। ब्रीथिंग का क्या हो चुका है, ब्रीथिंग रुक चुकी है। बोले तो ब्रीथिंग, अब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग। पूर्ण रूप से ब्रीथिंग का रुकना क्या कहलाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों का डी आंसर। ये जो यूपनिया लिखा है दोस्तों इसको बोलते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन या नॉर्मल ब्रीथिंग। किसी भी मरीज के अंदर नॉर्मल ब्रीथिंग, नॉर्मल रेस्पिरेशन है, उसको बोलेंगे यूपनिया। एपनिया का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग या सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग। राइट आंसर जाएगा बी। तीसरा लिखा है टेकिपनिया। टेकिपनिया का मतलब होता है कितने से ज्यादा, मोर देन 24 बीट पर मिनट। अगर 24 से ज्यादा हो गई तो बोलोगे टेकिपनिया, और 10 से कम हो गई तो बोलेंगे ब्रेडिपनिया। 10 से कम हो गई तो क्या बोलोगे, 10 से कम बीट पर मिनट हो गई तो बोलेंगे ब्रेडिपनिया। याद रखिएगा ब्रेडिपनिया, टेकिपनिया, एपनिया और यूपनिया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, छोटा सा क्वेश्चन था। राइट आंसर जाएगा बी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। मोस्ट कॉमन स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई किसके बारे में पूछा है, स्ट्रेन पूछा है ई कोलाई के बारे में। गिविंग राइज द ट्रेवलर डायरिया, यानी जब आप ट्रेवलिंग करते हो तो ट्रेवलिंग के दौरान मोस्ट कॉमन डायरिया किस चीज के कारण देखने को मिलता है। जी हाँ, कभी कभी ऐसे इजी क्वेश्चन भी पूछते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज जब आप एग्जाम के दौरान एक्साइटमेंट होते हो तो गलत कर जाते हो। क्वेश्चन कभी ज्यादा हार्ड नहीं होता है, आंसर तो उसी में तो होता है। ऐसा आज तक क्वेश्चन नहीं आया जब उसने जवाब नहीं दिया, जवाब तो ऑप्शन में ही तो होता है। कमेंट कीजिएगा दोस्तों क्या जवाब रहने वाला है। मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन एक ही चीज होती है, हर एक चीज मोस्ट कॉमन नहीं होती है। किसके बारे में पूछा है, ई कोलाई। बोले तो इस्चेसिया कोलाई। क्या बीमारी कोज कर रही है, डायरिया कोज कर रही है, और किसके अंदर कर रही है, ट्रेवलर्स। यानी जब आप सफर के अंदर घूमते हो तो आपको ये डायरिया मिलने के चांसेस होते हैं। पहला बोल रहा है एंटेरोपैथोजेनिक, दूसरा बोल रहे हैं एंटेरोटॉक्सिजेनिक, तीसरा बोल रहे हैं एंटेरो एग्रेटिव, और लास्ट में बोल रहे हैं एंटेरो इन्वेजिव। तो ये जो ई कोलाई होता है दोस्तों एंटेरोटॉक्सिजेनिक होता है। यानी ये क्या होता है, एंटेरो का मतलब अंदर की तरफ और टॉक्सिजेनिक का मतलब जहर। जो ई कोलाई के अंदर जो पॉइजनस पाया जाता है वो क्या रहता है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है डायरिया के लिए। याद रखिएगा राइट आंसर जाएगा बी। एंटेरो का मतलब क्या होगा, इनर साइड, और टॉक्सिजेनिक का मतलब क्या होगा, पॉइजनस से। किससे मतलब है, पॉइजनस से। याद रखिएगा राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, बी।
एंटेरोपैथोजेनिक के लिए कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, जरूरी नहीं कि ई कोलाई हो। एंटेरो एग्रीगेटिव का मतलब होता है कि उसके साथ साथ में उसके अंदर क्या चल रहा है, रेप्लिकेशन चल रहा है, वो अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर रहा है। ग्रोथ को क्या कर रहा है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन करना कहलाता है एंटेरो एग्रीगेटिव। लास्ट में बोला है एंटेरो इन्वेजिव। इन्वेजिव का मतलब उसके अंदर उसकी एंट्री हो चुकी है, तो यहाँ एंट्री का रोल नहीं है। यहाँ क्या है दोस्तों, अपना वो पॉइजनस सब्सटेंस के कारण क्या बीमारी कोज कर रहा है, डायरिया कोज कर रहा है। डायरिया बोले तो लूज मोशन, क्लियर रहेगा नहीं रहेगा, क्या रहेगा। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए, ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। फिर से शिवानी जी का कमेंट है, प्लीज बता दीजिए सर। तो क्या आप यही शब्द लिखते हैं दोस्तों कि प्लीज बता दीजिए, मुझे पता ही नहीं है आप क्या पूछना क्या चाहते हो। चलिएगा, अब मैं 1 मिनट के लिए आप ही का कमेंट ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछिएगा, क्या क्वेश्चन है आपका, क्या पूछना चाहते हो, जल्दी से कमेंट करके पूछिएगा दोस्तों। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, क्या रहेगा। अगर हो सके तो टेक्निकल टीम शिवानी जी का कमेंट को रोक करे मुझे दिखाए कि वो पूछना क्या चाहते हैं स्टार्टिंग से। अभी तक कोई कमेंट नहीं आया आपका, पूछना क्या चाहते थे, या यही वर्ड लिखते हो कि सर प्लीज बता दीजिएगा। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट, क्या पूछना चाहते हो आप जल्दी से पूछ लीजिएगा। चलेगा, अभी तक कोई भी आपका कमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये होगा कि आपको अभी पता नहीं है आप क्या पूछना चाहते हो। बीआरसीएचओ का रिजल्ट कब तक आ जाएगा दोस्तों, बीआरसीएचओ का रिजल्ट बिहार बोर्ड पे डिपेंड करेगा। जब एनएचएम डिपेंड करेगा वो अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। इस कमेंट के लिए आपने इतनी बार मुझे पूछ लिया, तो ये एग्जैक्ट डेट मुझे भी पता नहीं है डियर की रिजल्ट कब आने वाला है। अपना काम था एग्जाम देना, वो अपन अच्छे से कर चुके हैं, और रिजल्ट आने का काम है बोर्ड का, तो बोर्ड जल्दी रिजल्ट निकाल देगा। चलेगा, वापस से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन बीच में कुछ समय के लिए रोकना पड़ गया था। क्वेश्चन पूछ रहा है कैंसर ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का कैंसर किसके कारण देखने को मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी से, तो अपने को पता है कि एचआईवी वायरस बीमारी कोज करता है एड्स। एचआईवी क्या कोज करेगा, एड्स, तो एड्स के कारण नहीं होगा आपका सर्वाइकल कैंसर। दूसरा बोल रहा है ह्यूमन डिप्लॉइड वायरस, ये ह्यूमन डिप्लॉइड वायरस होता है दोस्तों, ये जाकर के वेजाइनाइटिस करवाता है। क्या करवाता है, वेजाइना का इन्फ्लामेशन करवाता है, वेजाइनाइटिस करवाता है। और ये एड्स के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए, एड्स के लिए। जो है ह्यूमन डिप्लॉइड वायरस होता है ना, ये जो वेजाइना के बीच में रिंकल्स फोल्ड पाए जाते हैं, रिंकल्स फोल्ड के बीच में अवेलेबल होता है, और ये मरीज में क्या कोज कर देता है, एसटीडी कोज करता है या एड्स कोज करता है। क्लियर है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, पहला भी गलत। तीसरा बोल रहा है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जी हाँ, राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस रेस्पॉन्सिबल होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए। और सर्वाइकल कैंसर मोस्ट कॉमन किस में पाया जाता है, जो फीमेल ओसीपी लेते हैं, ओसीपी वाली फीमेल में। लास्ट बोल रहा है रोटा वायरस, तो ये करवाता है डायरिया। रोटा वायरस क्या कोज करेगा आपका, डायरिया कोज करेगा। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अंदर इसकी सब कैटेगरी होती है, 16 नंबर, 11 नंबर, 18 नंबर। ये मोस्ट कॉमन क्या कोज करती है, ये सर्वाइकल कैंसर को खोज करने का काम करती है, याद रखिएगा। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और बनता है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या होता है, जवाब देकर के आना बायोप्सी। कंफर्मेटिव जवाब क्या रहेगा दोस्तों, बायोप्सी। और अगर स्क्रीनिंग टेस्ट पूछे तो जवाब देना पेप स्मीयर। स्क्रीनिंग टेस्ट पूछे तो जवाब देना पेप स्मीयर। कंफर्मेटिव डायग्नोसिस पूछे तो बायोप्सी। जी हाँ, वैक्सीन का पूछे तो गार्डेसिल नाम की वैक्सीन होती है। बेस्ट एज ग्रुप अगर पूछ ले तो 11 से 12 साल की फीमेल के अंदर लगा देनी चाहिए। कौन सी वैक्सीन, गार्डेसिल। गार्डेसिल नाम की वैक्सीन दी जाती है ह्यूमन पेपिलोमा को प्रिवेंट करने के लिए, याद रखिएगा। राइट आंसर जाएगा सी। चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ध्यान से पढ़िएगा। डाउन सिंड्रोम अमंग न्यू बॉर्न इज ड्यू टू, कौन सा सिंड्रोम पूछा है, डाउन सिंड्रोम पूछा है। किसके अंदर पूछा है, न्यू बॉर्न के अंदर। किसके कारण देखने को मिलेगा, डाउन सिंड्रोम कैसे देखने को मिलेगा, न्यू बॉर्न के अंदर किसके कारण देखने को मिलेगा। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट।
पहला बोल रहा है कि क्रोमोसोमल एरर है क्या, दूसरा बोल रहा है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तीसरा आपसे बोल रहा है एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी है, लास्ट में बोल रहा है इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी किसी भी प्रकार का मेटाबॉलिज्म एरर है। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। राफेल बना दीजिए कमेंट बॉक्स को। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस सेशन से जुड़ा हुआ है और कमेंट नहीं कर रहा है। आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। डाउन सिंड्रोम क्या है, तो डाउन सिंड्रोम को ही बोलते हैं ट्राइसोमी 21। क्या बोल सकते हो, ट्राइसोमी 21, यानी क्रोमोसोम नंबर 21 के अंदर क्या आ चुकी है, एबनॉर्मलिटी का आना क्या कहलाता है, डाउन सिंड्रोम। पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रख लेना, ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम का ही दूसरा नाम है, ट्राइसोमी 21। तो ये एक प्रकार का क्या है, तो क्रोमोसोमल एरर है। क्या है दोस्तों, क्रोमोसोम में एरर आता है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया है, डाउन सिंड्रोम। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में आपकी क्वाशियोकोर, मेरास्मस वगैरह आते हैं, ये वाला काउंट नहीं होगा। तीसरा बोल रहा है एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी। एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है माँ का ब्लड ग्रुप अलग, बच्चों का ब्लड ग्रुप अलग, और ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ के अंदर क्या आ जाना, मिसमैच का आ जाना कहलाता है एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी। लास्ट में बोल रहे हैं मेटाबॉलिक, क्या बोल रहा है, मेटाबॉलिक एरर। तो मेटाबॉलिज्म का एरर नहीं होता है, ट्राइसोमी 21। याद रखिएगा दोस्तों, ट्राइसोमी 21 क्या है, तो आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। और ट्राइसोमी, इसके अलावा अगर आपको एग्जामिनर पूछ ले, एडवर्ड अलग अलग प्रकार की होती है। एडवर्ड होता है आपका कितने नंबर का दोस्तों, 18 नंबर का। पटाऊ होता है 13 नंबर का। वहीं पर एक टर्नर नाम का होता है जिसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम कम देखने को मिलता है, और एक होता है क्लाइनफेटर जिसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा। याद रखिएगा कौन सा होता है, एक होता है एडवर्ड। एडवर्ड कितने नंबर का, 18 नंबर का। एक होता है पटाऊ, पटाऊ कितने नंबर का, तो 13 नंबर का। एक देखने को मिलता है टर्नर, टर्नर के अंदर क्या होगा, डिक्रीज एक्स क्रोमोसोम। एक होता है क्लाइनफेटर, एक होता है क्लाइनफेटर जिसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज एक्स क्रोमोसोम। याद रखिएगा, अगर क्या हो रहा है, एडवर्ड का मतलब 18 नंबर में गड़बड़ है, पटाऊ के अंदर 13 नंबर में गड़बड़ है, टर्नर के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम कम है और क्लाइनफेटर में एक बढ़ा हुआ है, ये आपका सिंड्रोम के ऊपर क्वेश्चन बनता है। नंबर याद रखिएगा, इतना ही क्वेश्चन बनेगा, इतना ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वेरी गुड डियर, राइट आंसर जाएगा ए। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और जल्दी से कमेंट कीजिएगा डियर, क्या जवाब रहने वाला है, क्या आंसर रहेगा। द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर, किस टेम्परेचर में डिफरेंस पूछ लिया, ओरल और एक्सिला के टेम्परेचर में डिफरेंस पूछा है, कितना देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है 1 डिग्री सेल्सियस, दूसरा बोल रहा है 1.6 डिग्री सेल्सियस, तीसरा बोल रहा है 0.6 डिग्री सेल्सियस, और लास्ट में बोल रहा है 3 डिग्री सेल्सियस। कमेंट फास्ट डियर, कमेंट फास्ट। किसमें डिफरेंस पूछा है, ओरल और एक्सिला में। तो सबसे पहले तो आपको ओरल का पता होना चाहिए, एक्सिला का पता होना चाहिए, रेक्टम का पता होना चाहिए, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में डिफरेंस पता होना चाहिए, तो जवाब दे पाओगे। वेरी गुड, कुछ बच्चों के ए जवाब आ रहे हैं, कुछ बच्चों के सी जवाब आ रहे हैं। चलिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक पूरा का पूरा आपका टेम्परेचर का कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। टेम्परेचर अगर बात करें, ओरल टेम्परेचर कितना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कितना होगा दोस्तों, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इससे क्या होगा, इससे कम टेम्परेचर होता है एक्सिला का। इससे किसका टेम्परेचर कम होता है, एक्सिला का होगा 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इससे जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इससे क्या होगा दोस्तों, अगर बात करें इससे कम हो गया एक्सिला का, और इससे ज़्यादा होता है रेक्टम का। रेक्टम का कितना होगा, तो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो बात लिखी है मैंने फ़ारेनहाइट के बारे में। अब आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस इजिकल टू 0.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस कितने, सॉरी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इजिकल टू 0.6 डिग्री सेल्सियस। ये कंसेप्ट होता है टेम्परेचर के अंदर। टेम्परेचर चेंज करना भी आप लोगों को आना चाहिए। ये तो हो गया नॉर्मल का बारे में। 98.6 को ही क्या बोलोगे, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आप सब ने पता होगा कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, तो 37 डिग्री नॉर्मल होता है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर दो, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको पूछे फ़ारेनहाइट से कन्वर्ट करना है, तो इसका कंसेप्ट क्या होगा, फ़ारेनहाइट में बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्सियस को सेल्सियस इंटू 9 इंटू 5 प्लस 32, ये टेम्परेचर का फॉर्मूला देखने को मिलेगा अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। वहीं पर अगर कोई टेम्परेचर सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में करना है, तो इसका क्या रहेगा, इसका देखने को मिलेगा दोस्तों 5/9।
ये आपको सीक्वेंस काम में लेना है, याद रखिएगा। अगर आपको पूछ ले फ़ारेनहाइट से कन्वर्ट करना तो इस प्रकार से करोगे, सेल्सियस में कन्वर्ट करना तो वैसे इस फॉर्मूले से करोगे, और अगर पूछ ले ओरल का कितना होता है तो 98.6, उससे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होगा आपका एक्जिला का, उससे 1 डिग्री ज़्यादा होगा रेक्टम का, और मोस्ट रिलायबल टेम्परेचर होता है वो रेक्टल का होता है। लिख लीजिएगा भले ही दोस्तों, मोस्ट रिलायबल कौन सा होता है? रेक्टम का। अब क्वेश्चन ने पूछा है ओरल एंड एक्जिला में कितना डिफरेंस है, तो देखिएगा दोस्तों ओरल और एक्जिला में कितना है तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। फिर क्या करेंगे तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इजिकल टू 0.6 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर जाएगा सी। राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? सी। बाकी के ऑप्शन यहाँ मैच नहीं खाते। चलेगा, आज का सेशन दोस्तों अपना यहीं तक रहेगा। तो आई होप आप सभी लोगों ने आज की क्लास को अच्छे से एंजॉय किया होगा, आज की क्लास पसंद आई होगी, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी, कुछ रिवाइज हुआ होगा कंसेप्ट। तो ऐसे ही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पढ़ाई में मजबूत रहेगा, पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिएगा और बने रहिएगा उत्कर्ष परिवार के साथ। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है कद देखना आसमान का। तो खुले आसमान में उड़ते रहिएगा दोस्तों, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहेगा, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा। तो बने रहें उत्कर्ष परिवार के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।